IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोटी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस प्रणय चल रही है, तुम बताओ। सौरभ, आज किस विषय पे बात किया जाए? एक एक जरा जिसको बोलना चाहिए एक अनकंफर्टेबल विषय है, खासकर आदमियों के लिए। अच्छा, वो क्या? हाँ। वो विषय ये है कि आदमी की हमारे समाज में औरत होना कैसा है। क्योंकि एक हम तो हमेशा अपनी तरह से देखते हैं ना दुनिया, है ना। और ये एक हमेशा एक टॉपिक रहता है कि अपने आप को किसी दूसरे के स्थान पे रखना तो वैसे ही मुश्किल होता है, और किसी दूसरे जेंडर में रखना तो और भी मुश्किल होता है। और हम दोनों तो लड़के ही हैं, तो हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये, मेरे को लगता है हमारे वैसे बहुत श्रोता हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे ज्यादातर श्रोता, क्योंकि जितने हमको जवाब आते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा परसेंटेज तो आदमियों का है। तो सबके लिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और क्या है हिंदुस्तान में औरत की तरह से बड़ा होना, रहना। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही, मतलब हम कम सोचते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए हमेशा, लेकिन नहीं सोचते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो इस बारे में चर्चा करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और अभी सौरभ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वाई लॉइटर। 2011 की किताब है, और उस किताब में एक बहुत अच्छी चीज बताई है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, किसी भी शहर के कोने नुक्कड़ में आपको आदमी लोग मटर गश्ती करते हुए दिख जाएंगे, है ना, टाइम पास कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आपको कभी औरतें नहीं दिखेंगी ऐसे करते हुए। हाँ, तो ऐसा खासकर क्यों? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में, हाँ, ऐसा क्यों? और ये तो किताब सिर्फ मुंबई की है, तो और मुंबई में तो काफी औरतें बाहर काम करती हैं, काफी कुछ मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव शहर है दूसरे शहरों के मामले में, लेकिन वहां पर भी वो जो ऑथर्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब, और उसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा एपिसोड भी है। और हमारे एपिसोड में आज की हमारी गेस्ट है महिमा वशिष्ठ। महिमा एक्स ब्यूरोक्रेट हैं, अभी वर्ल्ड बैंक में एक कंसल्टेंट है, और एक शानदार न्यूज़लेटर लिखती हैं आजकल, womening.substack.com, जो कि सबस्टैक रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है, और बहुत कुछ कहानियां उन्होंने कलेक्ट की है प्रोग्रेसिव शहरी फैमिलियों के बारे में भी। और उन्होंने देखा है कि किस तरह लैंगिक भेदभाव जो हो रहा है, जिसे कहते हैं हम जेंडर डाइवर्जेंस जो है, वो कैसे चल रहा है काफी प्रोग्रेसिव टाइप के फैमिलीज में भी। तो उसकी कहानियां वो कलेक्ट कर रही हैं, कहानियों के बारे में लिख रही हैं। तो हमने सोचा महिमा से ही सुनते हैं कि उन्होंने ये न्यूज़लेटर क्यों शुरू किया और किस तरीके की कहानी उन्होंने सुनी है। तो महिमा, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। थैंक यू प्रणय, थैंक यू सौरभ, मुझे बुलाने के लिए। और महिमा, आपके न्यूज़लेटर का नाम मुझे बहुत पसंद आता है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाना भी है, ओ वुमनिया। तो मुझे उसकी झलक दिखी उसमें। एकदम आपने बहुत बढ़िया नाम चुना है। हाँ, नहीं, ओ वुमनिया वाज माय सेकंड ऑप्शन। मैं सोच रही थी कि ओ वुमनिया नाम लग दिया जाए, पर फिर लगा कि कॉपी पेस्ट हो जाएगा, थोड़ा ओरिजिनल करना चाहिए कुछ तो। नहीं, वुमनिंग मतलब एक वर्ब है वहां पे ना, तो एक वर्ब बना दिया उसको। हाँ, जैसे गूगल एक वर्ब बन गया है, वैसे वुमनिंग भी एक वर्ब भी है एक तरह से। हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि आपका न्यूज़लेटर भी एक प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि कैसे विमेन ग्रोइंग अप एज अ विमेन, शुरुआत से, बचपन से लेके तो मृत्यु तक आपने सब चीजें डिस्कस की है। तो हाँ, वुमनिंग कितना अच्छा वर्ब है उसके लिए। तो उसी से शुरुआत करते हैं। महिमा, पहले तो ये बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए ये न्यूज़लेटर जो एक कच्चा चिट्ठा है एक तरीके से हमारे प्रोग्रेसिव और शहरी समाज का भी, तो क्यों शुरू किया आपने? कौन है इसकी ऑडियंस? बताइए कुछ इस बारे में। हाँ जी, तो मेरे बारे में आपने बता ही दिया काफी हद तक। मैंने पहले इंजीनियरिंग करी NIT कुरुक्षेत्र से, MBA करी IIM बैंगलोर से। फिर कुछ साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद मैंने UPSC एग्जाम लिखा और इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में सिलेक्शन हुआ मेरा।
वहां पे मैंने दूरदर्शन से लेकर के ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीएमओ की प्रेस रिलीज सारा काम किया कुछ साल। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी और मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आ गई। तो वहां पे मैंने पहले स्वच्छ भारत मिशन पे 5 साल तक काम किया। 2019 में जब स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज खत्म हुआ तो उसके बाद मैं अब वर्ल्ड बैंक में काम करती हूँ एज अ कंसल्टेंट। तो इतने सारे मेरे जो एक्सपीरियंस रहे और अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं ये, क्योंकि एक तरह का सीधा रास्ता नहीं है ये, कहीं कभी कुछ थोड़ा आड़ा टेढ़ा रास्ता है, उठपटांग चीजें करी है खूब। तो इस वजह से काफी तरह के नए नए एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। जगह जगह ट्रैवल किया, पूरे देश के छोटे छोटे गांवों से लेकर के बड़े शहर, विदेश, जितनी दुनिया ज्यादा देखी और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस हुआ उतना मुझे रियलाइज होने लगा, जैसे आंखों के ऊपर से एक पर्दा हटने लगा कि किस तरह का पर्दा हमारे ऊपर एक जिसको पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, उसमें रहने वाली औरतों पर और पुरुषों के चेहरे पर, आंखों पर एक पर्दा सा होता है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है। हमें लगता है कि यही नॉर्मल है, ऐसी दुनिया होती है। हमें रियलाइज ही नहीं होता कि आदमी और औरत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कई तरह से हम लोग सेम तरह से हम सोचने की शक्ति हमारी सिमिलर है, काम करने की शक्ति सिमिलर है, हम सब मेहनत कर सकते हैं, हम सब प्यार करते हैं अपने घर वालों से, हम सब काम में दिमाग लगा सकते हैं, अलग तरह के आउटपुट्स दे सकते हैं, क्रिएटिव हैं। ये कई चीजें हैं जिनका हमारे जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है, पर फिर भी इन सभी चीजों में हमारे जेंडर एक रोल, बहुत स्ट्रांग रोल करता है। और एक औरत की जो जिंदगी होती है वो एक आदमी की जिंदगी से बहुत अलग होती है। और मैंने देखा कि जो सबसे प्रोग्रेसिव भी आदमी होते हैं, जैसे आप लोग हैं, मेरे पतिदेव हैं, काफी पढ़े लिखे मॉडर्न आदमी जो काफी प्रोग्रेसिव है अपनी थिंकिंग में, जो मानते हैं इक्वालिटी में और चाहते हैं कि समाज में इक्वालिटी हो, वो लोग भी कई बार अज्ञात होते हैं इससे कि किस तरह का जीवन एक औरत दिन ब दिन के एक्सपीरियंसेस में जी रही है, और किस तरह से हर छोटे से छोटा एक्सपीरियंस उसके लिए अलग है, क्योंकि वो एक औरत है। तो ये, इसको मैं ब्लाइंड स्पॉट्स कहूंगी, जो ना सिर्फ आदमी, कई औरतों को भी रियलाइज नहीं होता है कि हमारे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम औरत हैं, ना कि इसलिए क्योंकि मुझ में कोई खराबी है या मेरे से कोई गलती हो गई। कई औरतें अपने आप को ब्लेम कर लेती हैं, कई औरतें बोलती है भाई ऐसा ही सिस्टम सही है, यही चलता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आदमी समझौता कर लेता है अपने अपने सराउंडिंग से, अपने हालात से। तो ये इस सब के चलते आदमी औरत सभी के लिए ये ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। तो मेरा आइडिया न्यूज़लेटर लिखने का ये था कि इन ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर करना है, इसको सामने लाना है। और खैर, इसके बाद इन सब चीजों के बारे में जो भी मैं लिखती हूँ, इन सब पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, काफी नंबर्स हैं बाहर दुनिया में। पर चक्कर ये है कि जो पेपर्स होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट वाइट पेपर, वो सब हर कोई पढ़ना नहीं चाहता, बोर हो जाते हैं एक पॉइंट के बियॉन्ड। तो मैंने ये देखा है कि जब आप कह दें कि मलेरिया से दुनिया में लाखों बच्चों की मौत होती है, तो वो ऐसा ही स्टेटिस्टिक लगता है। पर आप एक बच्चे की कहानी सुनाएं और उसकी माँ की बात सुनाएं, उसके पिताजी को कैसा लगा, ऐसा सुनाएं, तो अचानक से आपका दिल भर आएगा, आपको सच में फील होगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो कहानियों में, स्टोरीज में बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो इसलिए मेरा आइडिया ये था ये न्यूज़लेटर शुरू करने का कि ठीक है, बुद्धिजीवियों ने स्टेटिस्टिक्स डेटा बाहर रखा हुआ है, पर वो लोगों के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है। लोगों को एक्सेसिबल होता है कहानियां, जो हमारे दिल को छूती हैं, वो स्टेटिस्टिक नहीं होते, वो कहानियां होती हैं। तो स्टेटिस्टिक इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपना काम किया है, पर मैं कहानियां सुनाना चाहती थी, और असली औरतों की असली कहानियां, इसमें से कुछ भी मन घड़त नहीं है। नाम मैं जरूर बदल देती हूँ, क्योंकि कई बार ये काफी प्राइवेट स्टोरीज होती है, तो कुछ लोग अपने निजी जीवन को इस तरह से को निजी रखना चाहते हैं, तो नाम मैं बदल लेती हूँ, पर कहानी सारी की सारी सत्य होती है। वाह वाह। और हाँ, हम लोग लिंक तो शेयर करेंगे ही, और आपके सब पोस्ट की, तो अपने श्रोताओं से कहूंगा कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और महिमा का लिखने का अंदाज भी बहुत मजेदार है, तो पढ़ने में ही मजा आएगा आपको सबसे पहले तो, और कहानियां तो अच्छी हैं ही। तो महिमा, अब शुरुआत करते हैं। मुझे लगा हम लोग इस तरीके से एपिसोड डिस्कस कर सकते हैं, एक महिला के जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक हम लोग कुछ टॉपिक्स उठाते हैं और एक एक करके देखते हैं कि ये जो पर्दे की बात की, वो ब्लाइंड स्पॉट्स जो हैं, वो किस तरीके से आप इन फैमिलीज में भी देखती हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं हम। जी। तो सबसे पहले तो आपने एक पोस्ट लिखा था, परंपरा प्रतिष्ठान अबॉर्शन, वो अमिताभ बच्चन की याद आ गई उस मूवी में। तो इसमें आपने लिखा था कि कैसे
अपने आप को जो प्रोग्रेसिव कहने वाले हैं, उनकी तरफ से भी आपने कहानियां सुनी अबॉर्शन की, और किस तरीके से शुरुआत से ही, जन्म से पहले ही लैंगिक भेदभाव होना शुरू हो जाता है। तो किस तरीके की कहानी सुनी आपने और क्या आपको सीख मिली उस? जी, तो पहली बात तो अमिताभ बच्चन की बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आपने कहा कि वो पढ़ने में मज़ा आता है, ये भी एक बहुत कॉन्शियस चॉइस है मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत ही हेवी टॉपिक्स हो जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि ये दुःख भरी दास्तान मैं नहीं सुन सकता, मैं या सुन सकती, मैं बहुत परेशान हूँ ऑलरेडी, जीवन में काफ़ी दुःख है। तो ये मेरा एफर्ट रहा है कि इसको जहाँ तक हो सके फनी बनाना, ह्यूमरस बनाना। और बॉलीवुड की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो आपको ऑलमोस्ट हर न्यूज़लेटर में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, काजोल, ये लोग सब दिख जाएंगे। तो इसलिए ये मेरे लिए जरूरी था एक तरह से। एक तो ये खैर मेरी आवाज है, वो मैं इसी तरह से बात करती हूँ, तो मैं चाहती थी कि जहां तक हो सके ऑनेस्टी हो इसकी मेरी राइटिंग में। तो मैं अगर बातों में, मैं कई बार बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती कहती हूँ, तो वो चीज मैं लिखती भी हूँ। और दूसरा, ह्यूमर से ये थोड़ा जो कड़वा घूंट है वो आसानी से अंदर चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो आपने बात करी जो बचपन से पहले से ही भेदभाव शुरू होता है, ये इसमें से कई थीम्स जिन पे मैं लिखती हूँ, ये कई मेरे अपने अनुभव भी हैं। कुछ चीजों से मैं रिलेट नहीं कर पाती, तो मैं दूसरों की कहानियों से उनको एस्टैब्लिश करती हूँ, पर कई चीजें मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस हैं। जैसा कि मैंने कहा, कई प्रिविलेज्ड औरतें, जो कि मैं खुद एक बहुत प्रिविलेज्ड औरत मानती हूँ अपने आप को, काफी पढ़ी लिखी हूँ, जॉब अच्छा कमाती हूँ, सब कुछ, बड़े शहर में रहती हूँ, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है मेरी, पर फिर भी मैं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ये सब होने के बावजूद मेरे जेंडर से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो ये भी मेरा निजी एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2 साल पहले हम लोग का बच्चा होने वाला था, बच्चा या बच्ची पता नहीं था। पर और हम जहाँ रहते थे, हमारे पड़ोस में एक बहुत उच्च अधिकारी रहते थे, आईएएस के सरकारी, और उनकी माताजी मुझे जब भी देखती थी, तो वो मुझे बोलती थी कि अरे फिक्र मत करो, बेटा ही होगा। और मुझे हर बार मुझे चुभता था ये कि ठीक है, वो अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रही हैं, पर ये आशीर्वाद ऐसा क्यों है? क्यों, अगर बेटी हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरी बेटी होगी तो। पर मतलब बच्चे का स्वस्थ होना ज़रूरी है, बच्चे का बेटा होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं था हमारे लिए। बल्कि हमारे घर में बहुत बच्चे हैं, बेटे हैं, और सब जानते हो कितना सिर दर्द होता है बेटे संभालना। तो मेरे पति तो चाहते थे कि बेटी हो। पर ये चीज़ हमने फिर, ये मैंने जब और औरतों से बात करी, तो ये काफ़ी कॉमन है। क्योंकि भारत के हर प्रांत में ये गोद भराई की रस्म किसी न किसी तरह से होती है। उसमें कई बार गेम्स खेलते हैं कि अच्छा, खीर में हाथ डालो और अंदर से किशमिश निकलेगी तो बेटा होगा, काजू निकला तो बेटी होगी, व्हाटएवर, ऐसा अलग-अलग वर्जन्स हैं ऐसी गेम्स के। तो एक लेडी ने मेरे को बताया कि वो गेम खेली हमने, और उनका जो आंसर निकला गेम में वो था कि बेटी होगी। और अचानक से आस-पास सब लोग, नहीं तुम चिंता मत करो, बेटा होगा, बेटा होगा। तो एक तो आप ये गेम खेल क्यों रहे हैं? फिर अगर आपने डिसाइड ही कर लिया कि क्या होगा, तो आप ये क्यों फालतू की गेम खिला रहे हैं? अगेन वो भी लेडी ने यही बोला कि मैं खुश थी, ये मतलब ठीक है, मुझे भी पता है गेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर मैं खुश थी ये सोच के कि मेरी बेटी होगी। पर और इंसिडेंटली उनकी हुई भी बेटी। पर एकदम से लोगों का इस तरह से वो हो जाना कि अरे चिंता मत करो, जैसे चिंता की बात क्या है इसमें? और लोगों ने बताया कि किसी की 2 बेटियां हुई, तो पहली बेटी ठीक है, हम सह लेंगे। दूसरी बेटी जो है, उसके बाद तो एकदम ऐसे वो कंडोलेंस मैसेज आने शुरू होते कि अरे बड़ा बुरा हो गया। जैसे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई आपके साथ, आपके घर में एक स्वस्थ बच्चा आया है, आप सेलिब्रेट कीजिए, ये इसमें ट्रेजेडी क्यों है? तो पूजा, हवन, व्रत, ये कई तरह के होते हैं, हर प्रांत में अपनी-अपनी प्रैक्टिसेज़ हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि सिर्फ बेटे की माँ ये व्रत रख सकती है। तो उसमें जिनकी बेटी है उनको पूजा से बाहर कर दिया जाता है, आप बाहर जाके बैठिए। तो ऐसी ऐसी कई कहानियाँ मुझे बताई माँओं ने कि किस तरह से या तो उनको बोला गया कि तुम्हारा बेटा होना चाहिए, या तुम्हें ये पुत्रवती भव का आशीर्वाद, या आपकी बेटी हो गई तो वेरी सॉरी, बाहर बैठिए। अब आप हमारे साथ, हमारे जो भी रीति-रिवाज हैं उनमें आप हमारे साथ भाग नहीं ले सकते। तो ये अगेन जैसे आपने कहा, ये पढ़े-लिखे घर हैं, और इंडिया में ऑब्वियसली जेंडर डिटर्मिनेशन वाला जो अल्ट्रासाउंड है वो बैंड है। पर एक तो कई जगह पे अभी भी काला बाज़ारी तो इस देश में हर चीज़ की होती है।
तो कई जगह पे वो स्कैन अभी भी हो जाता है। और कई बहुत अमीर परिवार के लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, मतलब स्पेशली प्रेग्नेंट औरत को फ्लाइट में बिठाया जाता है कि आप जाओ, वहां जाओ, स्कैन कराओ, और अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन करा दो वहां पे जहाँ पे लीगल है। तो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि इससे पता चलता है कि पढ़ाई लिखाई से इसका कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब पढ़े लिखे घरों में, बहुत कमाने वाले अमीर घरों में ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, और जैसा आपने कहा, पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद भी जीवन भर लगा रहता है कि ओहो, शर्मा जी की तो 2 बेटियां हैं बेचारे। और वो मतलब वो बेटियों ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि बड़े होते साथ ही मुझे हमेशा बोला जाता था कि अच्छा, ये तो इनकी तो खाली बेटियां हैं। या बेटी अगर कुछ माता पिता को कोई गिफ्ट देना चाहे अपनी कमाई से, तो अरे ये बेटी की कमाई पे जी रहे हैं। और एक ने बताया कि उसको बात बात पे उसके माता पिता बोलते थे कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हें जायदाद में हिस्सा मिलेगा। तो इसमें वो सारा इनहेरिटेंस वाला माइंडसेट पूरा चलता है शुरू से ही कि तुम पराया धन हो, तुमने बाहर जाना है, और तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी पढ़ लिख लो, तुम कितनी अच्छा बच्चा बन जाओ हमारे लिए, तुम कितनी हमारी सेवा कर लो, तुम कितना हमसे प्यार कर लो, अंत में तुम्हारा इनहेरिटेंस तो तुम्हारे भाई को जाएगा। और ये बात तुम याद रखना। कईयों को इंटरेस्ट ही नहीं होता इनहेरिटेंस में। पढ़े लिखे इंसान जो खुद कमा रहे हैं, उनको नहीं होता इतना इंटरेस्ट। पर फिर भी ये बात चुभती है अगर आपके खुद के माता पिता आपको ऐसी बातें बोलते हैं। तो ये अगेन बहुत पढ़े लिखे और बहुत अमीर घरों की कहानियां हैं ये। तो पता नहीं, मतलब कम पढ़े लिखे घरों में तो क्या ही होता होगा। तो ये महिमा, जब आप इस टाइप की और मैं जो इस तरीके की जब आपको कहानियां आती हैं, और उसमें मैंने देखा खासकर ये वाले न्यूज़लेटर में काफी वैरायटी है कहानियों में, मतलब अलग अलग जगहों पे काफी अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये एक हिंदुस्तान भी, मुझे लगता है कि सोसाइटी भी बहुत लेयर्स में है और काफी जल्दी भी बदली है पिछले कुछ सालों में। जैसे अब आपने ठीक ही बोला कि इसका पैसे से और पढ़े लिखे होने से तो कोई ताल्लुक नहीं है, है ना, समय से शायद ताल्लुक है। तो कहीं ये लगता है कि ये चीजें क्या बहुत हिंदुस्तान से रिलेटेड हैं, या ये शायद पूरी दुनिया में चीजें थी लेकिन बाहर ज्यादा समय लगा और समय के साथ ज्यादा बदली हैं, और या फिर ये सिर्फ एक समय की बात है, या हिंदुस्तान में कुछ खास बात है ये चीज जो है? ऐसा कुछ आपने कभी इस बारे में सोचा है क्या कि हम कुछ अलग हैं, कुछ खास हैं, या ये हमारी सोसाइटी का एक फेज है जिसमें हम अभी हैं? नहीं, ये मुझे लगता है ये फेज है। एक तो ये कि वुमनिंग इन द वर्ल्ड इज डिफिकल्ट। तो आप सबसे बड़े से बड़े विकसित देशों में चले जाइए, यूएस में जेंडर पे गैप इतना वेल रिकॉर्डेड है। दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में देख लीजिए, टॉप सीईओज में कितनी औरतें हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही भारत स्पेसिफिक है ये डिस्क्रिमिनेशन, पर हर जगह है डिस्क्रिमिनेशन, पर अलग अलग स्तर का है। जैसे एक बहुत ही भयानक चीज होती है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जो बच्ची पैदा होते ही उसके जेनिटल्स के साथ कुछ सर्जरीज कर दी जाती हैं ताकि वो बहुत ही रिग्रेसिव थॉट्स हैं उसके पीछे, बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज है। और कई अफ्रीका के कुछ देशों में रिकॉर्डेड है कि 98% बच्चियों के साथ ऐसा होता है। तो अब वो एक अलग स्तर है जहाँ पे मतलब इतनी ज्यादा क्रूअल्टी, इतनी ज्यादा वायलेंस है। हमारे देश में खैर, इंडिया इतना बड़ा और इतना डाइवर्स देश है कि आप उसे कभी भी एक नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पर हाँ, हम उससे शायद थोड़ा बेहतर हैं। और फिर हमसे भी बेहतर देश हैं यूएस जैसे, और यूएस से भी बेहतर देश है नॉर्वे जैसे, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ जेंडर इक्वालिटी है। तो आई थिंक 100% इक्वालिटी तो शायद धरती पे कहीं नहीं है, शायद अंटार्कटिका में होती है वो पेंगुइन्स के बीच, पर और धरती पे कहीं नहीं है इक्वालिटी 100%। पर ये जरूर है कि जैसे जैसे आपका देश विकसित हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे औरतें पढ़ती लिखती हैं, जैसे जैसे आप बच्चियों की शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे वैसे फर्क पड़ता है। वैसे वैसे आप देखेंगे कई सारी सोशल इवल्स, जो भी आपकी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं धरती पे, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स उन देशों में ज्यादा कंट्रोल में है, या ज्यादा स्थिति उनकी अच्छी है जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है। तो जो कहते हैं ना कि आप एक आदमी को पढ़ाइए तो आप एक आदमी को पढ़ा रहे हैं, पर एक औरत को पढ़ाइए तो आप एक परिवार को पढ़ा रहे हैं।
तो ये बहुत हद तक सच है। तो जहां पर भी औरतों का विकास हुआ है और औरतों का और आदमियों का इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई है, वहां पर विकास साथ साथ चला है, और विकास से इक्वालिटी होती है। तो काइंड ऑफ पर ये इसमें भी इनइक्वालिटी छुपी है ना, कि मतलब और आदमी वैसे नालायक ही होते हैं कि उनको पढ़ाने से परिवार का कोई भला नहीं होता है, पर औरत को पढ़ाओ तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबका ध्यान रखेगी घर में। तो हाँ, नहीं वो मतलब डिनोमिनेटर तो आपका वही है कि हाँ, क्योंकि औरत उस माइंडसेट से आएगी कि भाई मैं सबको साथ लेके चलूं, सबका साथ सबका विकास और आदमी उस माइंडसेट से आएगा कि मेरा मेरा विकास। तो वो भी उस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ही एक एस्पेक्ट है, जो ये प्रवृत्ति, जो ये माइंडसेट होता है लोगों में। पर अगेन वो जैसे जैसे औरतों को और बच्चियों को आप शिक्षित करते हैं, वैसे वैसे ये सब चीजों में फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी मतलब जो कहानियां हैं, लेकिन जो आपके न्यूज़लेटर में, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें कोई ऐसे जी। तो उससे लेकिन स्टैटिस्टिकली ये है कि इसमें हम कहानियों पे ना जाएं, स्टैटिस्टिकली मान लेते हैं इस बात को कि ओवरऑल पढ़ाई लिखाई से फर्क पड़ता है। पर आपकी कहानियां पढ़ के तो डिप्रेसिंग ही लगता है, क्योंकि सब पढ़े लिखे और वैसे लोग हैं और कुछ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, काफी हद तक ये लिमिटेशन है मेरे न्यूज़लेटर की। मुझे लगता है कि मैं बहुत अनपढ़, बहुत गरीब मजदूर परिवार का इंटरव्यू नहीं ले पाती। कुछ हद तक ये लॉकडाउन और पैंडेमिक के कारण है, और कुछ हद तक ये एक चॉइस भी है, क्योंकि अंग्रेजी का न्यूज़लेटर पढ़ने वाले जो लोग हैं, उन्हीं की कहानियां इंक्लूड करें, क्योंकि वो आप ये भी हो जाता है ना, एक तरह से इंसान इम्यून हो जाता है उस चीज से कि हाँ अच्छा, गरीब परिवार में ऐसा हुआ, वो तो उनके घरों में होता है, हमारे घरों में तो होता नहीं है। तो आप अपना वो बबल में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मेरा वो बबल को पॉप करने का भी वो है, एम है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ नहीं, वहां नहीं होता है, यहाँ भी होता है। आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पहले अपने घर में तो सफाई कीजिए, फिर बाहर का सोचिए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है ना, कुछ चीजें जैसे, लेकिन उसमें हम खोते भी हैं। जैसे आदिवासी परिवारों में कभी अबॉर्शन वगैरह के लिए ये सब नहीं होता, एटलीस्ट वहां, मतलब जैसा मेरा एटलीस्ट मानना है। ये क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह पहले अमीर लोगों के पास में टेक्नोलॉजी पहुंची, और ये ऊपर से नीचे गई है, नीचे से ऊपर नहीं आई है। तो अगर हम अलग अलग क्लासेस और लोगों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीज जो है, गरीब लोगों ने अमीर लोगों को देख के कॉपी करना शुरू किया, ना कि उल्टा। पता नहीं, मैं इस बारे में इतनी जानकार नहीं हूँ कि आदिवासी परिवारों में क्या प्रचलन है। ऑफ कोर्स अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी वहां नहीं है, पर अगर फीटिसाइड नहीं तो इन्फेंटिसाइड हो सकता है। तो राजस्थान में जैसे जेंडर राजस्थान में तो है, नहीं इन्फेंटिसाइड तो था पहले, मार देते हैं। बिल्कुल। अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेवर टू लेट, तो बाद में मार देते हैं। तो नहीं, रूरल और ट्राइबल में मैं फर्क कर रहा, मैं रूरल और ट्राइबल में फर्क कर रहा था वैसे। तो वैसे ट्राइबल में भी तो सबके ट्राइब्स के कस्टम्स अलग अलग है, ये भी है। हिंदुस्तान में वैसे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, हाँ। और स्पेशली ट्राइबल लेवल पे, मतलब कहीं मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, तो वहां पे तो मतलब औरत के पास होती है सारी जमीन, और वो उसकी बेटियों को जाती है, और सब औरतें अपने मामा के घर रहती है, या कुछ, मतलब आदमी शादी करके औरत के घर जाते हैं। तो ऐसी भी सोसाइटीज हैं, इंडिया के अंदर है। पर मैं इस समय सिर्फ अपने हमारे जो हमारा अर्बन रिच मिडिल क्लास का जो बबल है उसके बारे में। ठीक। सौरभ, इसमें मैंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की है, पर जितना लिमिटेड मैंने पढ़ा है, एक पाथ डिपेंडेंस भी है ना, जो जेंडर डाइवर्जेंस का भी हम लोग जिस स्थिति में है अभी, तो शायद ग्रोथ के साथ और इनकम के साथ और एजुकेशन के साथ ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव ही है, लेकिन जो गति है इस ट्रेजेक्ट्री की वो अलग अलग देशों में अलग अलग है ना। और वो पाथ डिपेंडेंट है, क्योंकि उस सोसाइटी में क्या हुआ, उस सोसाइटी में किस तरीके के रिफॉर्म्स आए, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे एलिस इवेंट्स है, जिनका एपिसोड में लिंक करूंगा, वो स्टडी कर रही है जेंडर डाइवर्जेंस पर ही। तो उन्होंने काफी कुछ स्टडी किया है कि क्यों जेंडर आउटकम्स ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में अलग अलग हैं। हम लोग यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईस्ट एशिया और साउथ एशिया काफी हद तक सेम पॉइंट से शुरुआत की, लेकिन वहां पर क्यों ज्यादा इक्वालिटी है कंपेयर टू यहाँ पर, तो क्या कारण थे। तो उन्होंने काफी कुछ कारण दिए हैं, वो पोस्ट करूंगा। और वो भूल जाइए, आप बांग्लादेश और भारत में ही कंपैरिजन कर लीजिए। बांग्लादेश और भारत में ही काफी फर्क है। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा औरतें हैं कंपेयर टू इंडिया,
और क्यों वो डिफरेंस है। तो शायद एक हिस्ट्री और एक सोसाइटी, गवर्नमेंट, इन सब का जो समाज, सरकार, बाजार का कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से डिफरेंस है, गति में डिफरेंस है, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी जन्म के पहले से कैसे भेदभाव होता है, लेकिन अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे थे कि बचपन से ही जैसे रोजमर्रा के जीवन में भी आपने देखा है भेदभाव, और एक आपने एक बहुत अच्छा पोस्ट लिखा था कपड़ों के ऊपर, बच्चों के जैसे कपड़े रहते हैं, तो ये क्या फर्क है, कपड़ों में भी क्या भेदभाव हो रहा है और क्या असर होता है इस भेदभाव का? हाँ जी, कपड़ों में, और सिर्फ कपड़ों में नहीं, पहले दिन से कपड़ों में, लाइक बच्चा माँ के पेट से बाहर निकला और उसको जो कपड़ा पहनाया जाएगा वो अलग होगा लड़के के लिए और लड़की के लिए। और इसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, बच्चों के जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, मार्केटिंग की इंडस्ट्री, और वो लोग खूब तरक्की कर रहे हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर। तो इसमें 3 मेन चीजें हैं, किस तरह से बच्चियों के कपड़े जो होते हैं वो लड़कों के कपड़ों से बहुत अलग होते हैं, और किस तरह से वो उनको शुरू से ही, पहले दिन से ही एक डिसएडवांटेज पे कर देते हैं। तो पहली बात हो गई साइज। उस उम्र के बच्चे 0 to 2, 3, 4 लगा लीजिए, शुरू के 4-5 साल तक लड़के और लड़की के साइज में कुछ फर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बाद में हाँ लड़कों का कद लंबा हो जाता है और कंधे चौड़े हो जाते हैं एंड ऑल दैट, बट उस 0 से 5 की उम्र में तो बच्चों में कोई फर्क नहीं है। कई बार लड़कियां लंबी होती हैं, लड़के छोटे होते हैं, वाइस वर्सा, कुछ भी होता है, सब सेम है साइज वगैरह। इनफैक्ट पुराने जमाने में देखिए तो सारे बच्चों को सफेद कपड़े पहनाते थे शुरू से ही, क्योंकि बार बार उसने गंदा कर देना है। वही सिंपल कॉटन का सफेद कपड़ा होता था, सब बच्चों को लंगोट वगैरह पहनाते थे। खट 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 बच्चा गंदा कर रहा है और कपड़े बदल रहे हैं, और सब जो भी कपड़ा आसान से धुल जाता है वो सब बच्चों को पकड़ाया जाता था। जैसे मैंने कहा, ये एक नई इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री जो इसके ऊपर ग्रो करी है। तो साइज, लड़कियों के कपड़ों की बाजू छोटी होगी, थोड़ी टाइट होगी। शॉर्ट्स आप देखेंगे, शॉर्ट्स थोड़ी ऊंची होंगी। लड़कों की शॉर्ट्स घुटने तक जाएंगी, लड़कियों की थाइज में ही रुक जाएंगी। क्यों? इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, कंफर्ट। लड़कियों के कपड़ों में छोटे छोटे गोटे होंगे, चमकीली होगी, बटन होंगे, क्लिप होगी। लड़के का कपड़ा खुला हवादार रुई का बना हुआ सिंपल, लड़की का कपड़ा वो शाइनी मटेरियल, थोड़ा फ्रिल्स होंगे उसके अंदर, कंधे से निकल रहे हैं, वो अनकंफर्टेबल, उसको चुभने वाले कपड़े, जो कपड़ों के बटन वटन गिर के टूटते हैं। आप सोच लीजिए दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा खुल के खेलेगा, जो खुले हवादार रुई के कपड़े में है या जो टाइट वो गोटे वाले फंसे हुए कपड़ों में है। और दूसरी बात डिजाइन में ये भी आ जाती है कि कपड़ों पर हम लिख क्या रहे हैं, कपड़ों का रंग क्या है। तो लड़कियों के आप किसी भी वेबसाइट पे, ये firstcry.com और बहुत सारे बच्चों के कपड़ों की वेबसाइट्स होती हैं, कहीं भी जाके देख लीजिए, बेबी गर्ल क्लोथ सर्च कीजिए, ज्यादातर पिंक निकल के आएगा। और लड़कों के कपड़ों में अलग अलग रंग आएंगे। लड़कों के कपड़ों पे बना होगा एस्ट्रोनॉट, बना होगा भालू, बना होगा जू, समंदर, मछली। लड़कियों के कपड़ों पे बना होगा पापा की परी, नन्ही कली, राजकुमारी। तो मतलब शुरू से ही आप बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तुम्हारा करियर पाथ ये है कि तुम एस्ट्रोनॉट भी बन सकते हो, तुम सेलर भी बन सकते हो, तुम एनिमल्स के साथ काम कर सकते हो, तुम कहानियां लिख सकते हो, तुम इमेजिनेटिवली वाइल्ड हो सकते हो, और लड़की तुम बैठ जाओ, तुम परी बनोगी कोने में बैठ के, तुम्हारा कोई करियर ऑप्शन नहीं बचा इसके बियॉन्ड। तो मैंने जिन माओं से बात करी वो बोलती थी कि मैं कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं है कि आपने उसका बस तन ढक दिया और यही पर्पस है उसका। बोली जब मैं अपने बच्चे को कपड़ा पहनाती हूँ तो मैं उसे कहानी सुनाती हूँ कि ये देखो तुम्हारे कपड़े पे ये भालू है, ये और करके बोलता है। मेरा भी बच्चा, मैं भी उसे ऐसी कपड़े पहनाती, साथ में कहानियां सुनाती हूँ कपड़े के बारे में कि ये ऑरेंज भालू है, ये ब्लू फिश है। वो बच्चों की इमेजिनेशन उसी से ग्रो होती है। तो आपने पहले दिन से ही अगेन लड़कियों की इमेजिनेशन वही रोक दी कि जी आपने बनना है स्नो वाइट और अलादीन वाली जो जैस्मिन और ये सिंड्रेला, ये आपके करियर ऑप्शन है लाइफ में, आगे आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये डिजाइन हो गया। और सबसे ज्यादा मतलब डरावनी और हॉरिफाइंग चीज जो मुझे कभी विश्वास ही नहीं हो पाता अभी तक देखने में, वो है बच्चों के लड़कियों के कपड़ों का सेक्सुअलाइजेशन। और ये भी पहले दिन से शुरू हो जाता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं कामुक कपड़े बनाना, मतलब कंधा कटा हुआ है, बाह के ऊपर से छेद है
और छोटे छोटे कपड़े होंगे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम बच्चे के लिए 2 पीस बनाया हुआ है। तो मतलब अब उतनी कम उम्र के बच्चा जिसके अभी तक बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसको आप एक टी-शर्ट पहना के भी नहला सकते हैं, उसको आप एक कच्चा बना के भी नहला सकते हैं। उसी उम्र से आपने उसका एकदम सेक्सुअलाइजेशन कर दिया और वो कपड़ा पहन के बच्चा फील भी अलग करता है। उसे पता भी है कि दूसरे उसको किस अलग तरह से देख रहे हैं। उस तरह बच्चियाँ अपने आप को कैरी अलग तरह से करने लगती हैं, क्योंकि आप जो कपड़ा पहनते हैं वो डिटरमिन करता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया, उसकी 3 साल की बच्ची है। उसने उसको पहली बार पैंडेमिक की वजह से वो तक बाजार नहीं ले गई थी। उसका बर्थडे था पीछे, ये सेकंड वेव आने से पहले। तो वो बर्थडे के दिन उसे पहली बार मॉल लेके गई और उसे बच्चों के कपड़ों के सेक्शन में छोड़ दिया कि ये तुम्हारे साइज के कपड़े देख लो। उस बच्ची को पढ़ना नहीं आता, उस बच्ची ने कभी मॉल भी नहीं देखी पहले, उसे नहीं पता बॉयज गर्ल्स सेक्शन अलग होते हैं और ये बोर्ड पे क्या लिखा है, उसे पढ़ना नहीं आता। वो बच्ची अपने आप गई और उसने एक कपड़ा उठाया गर्ल्स सेक्शन से और 12 कपड़े उठाए बॉयज सेक्शन से। मतलब 3 साल की बच्ची को भी फर्क दिख रहा है। जिसने दुनिया नहीं देखी है, जिसको पढ़ना नहीं आता है, जिसने कभी पहले मॉल ही नहीं देखी है, उसको भी फर्क दिख रहा है कि कौन सा कपड़ा ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए, किस कपड़े में मैं खेलना चाहूंगी, किस कपड़े में मैं ज्यादा फ्री फील करूंगी। तो अगर इतने 3 साल के बच्चे को फर्क दिखता है तो कुछ फर्क है। उस इंसान के मन में कोई एजेंडा नहीं है, उस इंसान ने किसी के क्लास नहीं लेनी है। और इंडस्ट्री की जो बात कर रही थी मैं, डिज्नी का 2001 में मैंने देखा रेवेन्यू था $300 मिलियन और 2018 में हो गया $4.5 बिलियन। और ये जो पूरा इतना मतलब मिलियन टू बिलियन वाला जो जंप इतना बड़ा आया है, दैट्स एंटायरली ऑन डिज्नी प्रिंसेस। तो ये जो स्नो वाइट, सिंड्रेला, इनके लंच बॉक्स, टॉवल, कपड़े, स्कूल के बैकपैक, पेंसिल बॉक्स, लड़कियों के लिए हर चीज पिंक बन रही है और हर चीज में प्रिंसेस घुस रही है। तो इससे जो टॉक्सिक बच्ची के दिमाग की जो इमेजिनेशन लिमिट हो जाती है ना, और जो वो ये जो टॉक्सिक शुरू से ही उसके मन में विचार आने लगते हैं कि जी मैं तो प्रिंसेस हूँ, मैं तो बहुत, और ये प्रिंसेस की स्टोरीज भी ऐसी हैं कि वो बैठ के वेट करती है कि राजकुमार आएगा और वो मुझे बचाएगा, है ना। तो वो कुछ कभी कोई प्रिंसेस एक्शन लेती हुई नहीं दिखती है किसी स्टोरी में। वो बैठी है टावर में अपने बाल लंबे करके कि एक दिन वो मेरे बालों को खींच के ऊपर चढ़ेगा और मेरे को बचा के लेके जाएगा। डिज्नी ने कोशिश करी फ्रोजन में थोड़ा सुधार करने की, मेरे ख्याल से। हाँ, थोड़ा अब शायद मार्केट की डिमांड बदल रही है ना, बदल रही है। हाँ, उसमें राजकुमार को लात मार देती है प्रिंसेस जो है। हाँ, हाँ, पर ज्यादातर कहानियां तो आप ठीक कर रही हैं, वैसी ही हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। मतलब ये वेबसाइट पे लोग, पेरेंट्स रोज खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से शायद देखते नहीं है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला एक पोस्ट था आपका बहुत अच्छा, जिसमें आपने बॉडी शेमिंग के बारे में बात की थी, और कैसे बॉडी शेमिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। किस चक्की का आटा खा रहे हो वगैरह वगैरह, जैसे हम लोग मतलब कैजुअली कितने हर्टफुल कमेंट्स देते रहते हैं। तो इस विषय पर कुछ बताइए, आपने क्या कहानियां सुनी है? तो इस विषय में ये आदमियों के साथ भी काफी हद तक होता है कि तुम मोटे हो, तुम पतले हो, तुम ये हो, गंजे हो, तुम गंजे हो। तो मतलब राह चलते लोग इंडिया में बहुत फ्री फील करते हैं कि आइए हम आपको जरा आपके बारे में कुछ जानकारी दें जो आपको पता नहीं है, जो आपको शायद पता नहीं है, आपने नोटिस नहीं किया कि आपके सर पे बाल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जरा, ताकि आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए आपको थोड़ा पता रहे। तो ये हमारे कल्चर में बहुत कैजुअल है, जैसे आपने कहा। पर और ये आदमियों के साथ भी होता है, पर औरतों में तो ये मतलब यूनिवर्सल है। मुझे नहीं लगता इस देश में एक भी ऐसी औरत है जिसे कभी ये नहीं बोला गया कि तुम बहुत मोटी हो, तुम बहुत पतली हो, तुम बहुत काली हो, तुम बहुत लंबी हो, तुमसे शादी कौन करेगा, तुम्हारे बाल कितने हैं, मतलब तुम्हारा पेट बड़ा है, तुम्हारी बैक साइड बड़ी है, तुम्हारा कुछ भी, आप मतलब कोई भी अंग ले लीजिए शरीर का, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ रखा है। और हर एक के ऊपर एक हेल्पफुल घर में आंटी होती है, वो आके बताती है बेटा थोड़ा पुट ऑन कर लिया तुमने, थोड़ी हेल्दी हो गई हो, है ना। तो ये सब मतलब शादियों पे क्रियाक्रम पे कहीं नहीं छोड़ते ये लोग। मतलब मुझे तो घर से सोशल फंक्शन में जाने में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि भाई मेरी शरीर का क्या क्या अंग लेकर के क्या क्या उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, पहले से प्रिपेयर होके जाओ मेंटली कि ये आने वाला है मेरे शुभ चिंतकों की तरफ से। तो इसके ऊपर कहानियां ऐसी हैं। एक मेरी फ्रेंड है, वो साउथ इंडियन है, वो उनका रंग सांवला है बचपन से,
तो उनकी अपनी माँ उनको बोलती थी कि उसको ब्राइट कलर्स पहनना पसंद था। तो कि हम अभी बच्चों के कपड़ों की बात कर रहे थे, अब उस ज़माने में जब हम बड़े हुए तब इतना नहीं था ये पिंक वाला कल्चर, तो उस समय तो हम सब सारे रंग पहन लेते थे। तो ब्राइट कलर पहनना पसंद करती थी, उसकी अपनी माँ ने उसको बोला कि नहीं तुम्हारे रंग पे ये सूट नहीं करेगा, और उसको हमेशा ब्राउन और डार्क ग्रीन और मतलब दुखी-दुखी से रंग पहनाना। तो वो उसको बहुत हर्ट होता था बचपन से ही कि मेरी अपनी माँ ने लिमिट कर रखा है इस तरह से कि जो मैं पहनना चाहूँ वो नहीं पहन सकती। एक बच्ची थी जो बचपन से उसे डांसिंग का बहुत शौक था। तो वो थोड़ी हेवी थी, तो उसको क्लास के लड़के बोलते थे कि अरे ये मोटी तो अच्छा डांस कर लेती है। तो अगेन वो मतलब जो बच्ची एकदम फ्री होकर के, उन्मुक्त होकर के अपना एक्सप्रेशन कर रही थी डांस से, वो अचानक से कॉन्शियस हो गई कि अरे लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो आपने उसका वहाँ पे एक्सप्रेशन लिमिट कर दिया, उसका गला वहाँ दबा दिया। एक बहुत कॉमन है किसी लड़की के अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो स्कूल कॉलेज में लड़के मुच्छड़-मुच्छड़ बुलाएँगे उसको। मेरी एक फ्रेंड ने बताया उसने बचपन से वैक्सिंग शुरू कर दी। और वैक्सिंग सबको पता है क्या है, पर मैं एक बार फिर भी ग्राफिक डिटेल में बताना चाहूँगी। वैक्सिंग होती है, आपने गरम उबलता हुआ मोम लिया, अपनी स्किन पे लगाया, उस पे कपड़ा रख के अपने बाल जड़ से उखाड़े। और ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है, मतलब अब मैं इसलिए ग्राफिकली बोलना चाहती हूँ कि जब मैं ये बोलती हूँ तो आपको वो दर्द फ़ील शायद हो थोड़ा। और वो दर्द वो बच्ची हर महीने सारी ज़िंदगी झेल रही है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे बोलेंगे मुच्छड़। तो ये सब चीज़ें सुनने में बड़ा लोगों को लगता है बहुत ही फ़नी जोक मारा हमने, पर सामने वाले इंसान को और स्पेशली सामने वाली लड़की को उससे उसकी सेल्फ एस्टीम पे कितना बड़ा धक्का पड़ता है ये हम नहीं सोचते हैं। एक लेडी ने बताया उनका नया-नया बेबी हुआ था और वो बेबी थोड़ा अंडरवेट पैदा हुआ था, तो वो ऑलरेडी उसके बारे में टेंशन में थी और उन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा वेट पुट ऑन किया था, तो वो उनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी था, जो अक्सर नई माँओं में कॉमन होता है। कि वो बोली कि मैं घर के अंदर बंद रहती थी, मैं दुखी रहती थी, मैं रोती थी रोज़ क्योंकि मैं डिप्रेस्ड थी। और एक दिन मैंने सोचा चलो बहुत हुआ, अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, व्हिच इज़ अ गुड हेल्दी थिंग जो वो कर रही थी। तो वो निकली घर से बाहर वॉक पे बच्चे के साथ, सामने से एक सज्जन आ रहे थे, उन्होंने उनको देख के बोला कि अच्छा, सारा खाना तुम ही खा रही हो, इसको कुछ नहीं खिला रही हो। और वो लेडी का जो दिल टूटा है ये सुन के, वो बोली उसके बाद मैं वापस घर गई और उसके बाद मैं फिर घर से 1 महीना नहीं निकली। मतलब जो इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल रहा है और कोशिश कर रहा है वापस खुश होने की अपने बच्चे के लिए और अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, उसका आपने वहीं पे गला दबा दिया कि आओ मैं तुम्हें बता दूँ जो चीज़ तुम्हें नहीं दिख रही है। वो माँ ऑलरेडी एक नई माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इतना मुश्किल होता है, उस समय सोचना कि बच्चे को काफ़ी दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप अपने बारे में सोचने लगते हो कि क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? क्या मेरे बच्चे को दूध काफ़ी नहीं मिल रहा है? क्या मेरे बच्चे का वेट बढ़ नहीं रहा है? माएँ मतलब लास्ट डेसिमल पॉइंट तक हम लोग ट्रैक करते हैं अपने बच्चे का वेट शुरू में तो। और उस हालत में आप जाकर के उस माँ को ऐसी कमेंट मार दो। और अब इनका नाम राधिका है, इन्होंने मुझे अलाउ किया अपना नाम बताने को, तो मैं बता रही हूँ। और राधिका अब मतलब ये 10-15 साल पुरानी बात है, अब उनके बच्चे बड़े हो गए 2 और वो फिटनेस कोच बन गई हैं। तो उस समय वो थोड़ी-सी ओवरवेट थी, अब वो मतलब आप दोनों को एक-एक हाथ से उठा लें, इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। मतलब उन्होंने 110 किलो को डेड लिफ्ट किया है अभी पिछले महीने। तो शी इज़ एक्सट्रीमली फिट और अब उन्हें उनके घर के अंकल लोग बोलते हैं कि औरतों को इतनी मसल नहीं होनी चाहिए, मर्दानी लग रही हो तुम, तुम्हारे पति को कैसा लगेगा? तो मतलब आप कुछ भी कर लीजिए इन लोगों से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है। लोगों ने कोई ना कोई बुराई ढूँढ ही लेनी है आपके शरीर में और मतलब आई थिंक इट्स रिडिकुलस कि आप कैसे दिखते हैं, आपका शरीर कैसा है, ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है। इसके बारे में इतने कैजुअल तरह से जो हमारे देश में हम कमेंट मारते हैं और स्पेशली औरतों पे, बहुत ही मतलब क्रूएल्टी है ये, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है इसका। और आपने एक फ्रेज बोला महिमा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है काफी प्रोग्रेसिव फैमिलीज में भी इसके बारे में। तो थोड़ा क्विकली इसके बारे में बताइए, आपने कुछ इसके बारे में सुना या फिर किस तरीके से इसको इग्नोर किया जाता है? नहीं, बिल्कुल, इसके बारे में तो मैं एक पूरी पोस्ट और लिखने वाली हूँ। मेरे पास इसकी भी कहानी इकट्ठी हो रही है। पर हाँ, क्विकली मैं बताऊँ तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब आप प्रेगनेंसी से गुज़रते हैं और उसके बाद जब आप चाइल्ड बर्थ से गुज़रते हैं, उसको माँ के लिए
हमारे देश में एक नया जन्म बोला जाता है, और सच में वो वैसा ही होता है, क्योंकि आप मतलब एक दिन आपका जीवन एकदम बदल जाता है। आपके हाथ में एक बच्चा आ गया, या कई बार 2 बच्चे आ गए, और अब ये पूरे इस इंसान का सारा जीवन आप पे डिपेंडेंट है। इसका जीना मरना, इसको उठाना, इसको बिठाना, मतलब हर चीज में डर लगता है कि आप कहीं बच्चे को कुछ हार्म ना करें। पर उससे भी ऊपर होता है आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हार्मोन्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम कई हार्मोन्स आपके एस्ट्रोजन वगैरह बहुत हाई होते हैं। चाइल्ड बर्थ में हार्मोन्स में चेंज आता है, और फिर उसके बाद जब आपके हार्मोन्स एकदम से नीचे क्रैश करते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी सडनली अब उसके अंदर बच्चा नहीं है, तो वो जो क्रैश ऑफ हार्मोन्स होता है, उससे आपके अंदर केमिकली दिमाग में डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। इसको कॉमन हल्की फुल्की भाषा में बोलते हैं बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज के मतलब, हाँ, थोड़ा नया नया बच्चा है तो थोड़ा बहुत बेचारी को नींद नहीं आ रही है, या नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ी परेशान है। तो कभी कभी ये सच में इतना हल्का ही फुल्का ही होता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि सो नहीं पाते हैं, नया बच्चा होता है, वो तो हर आधे घंटे में उसको दूध चाहिए, और मतलब जीवन आपका सर मतलब अपसाइड डाउन हो जाता है एक ओवरनाइट एकदम। पर कई बार इस हद तक भी होता है, पर कई बार उससे बहुत ज्यादा होता है, और एक्सट्रीम लेवल तक जाए तो ये साइकोसिस बन सकता है। इसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, इसमें कई बार आपको अपने बच्चे को मारने के थॉट्स आ सकते हैं। तो बहुत ही खतरनाक लेवल तक ये जा सकता है, और हमारे भारतीय परिवारों में इसको लेकर के इतनी डिनायल है कि क्या बताएं। मतलब मेंटल हेल्थ को लेकर के जनरली ही डिनायल है, और स्पेशली पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, नया नया बच्चा है, सीख जाएगी वो, अपने आप ठीक हो जाएगी, थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं होता है, वो लिटरली एक केमिकली दिमाग में आपके इम्बैलेंस हो रहा होता है हार्मोन्स का, एंड दैट कैन गेट वेरी सीरियस। तो उस समय एक नई माँ को फिजिकल केयर की जरूरत है, इमोशनल केयर की जरूरत है। उनको चाहिए कि मतलब ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है। आपको 1000 कैलोरी दिन की तो उसमें आपकी खर्च होती है, और वो तो सिर्फ कैलोरी है, उसके साथ आपका डिहाइड्रेशन होता है, मेंटली आपको जो मैंने बताया ये सब कि क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ अगर दूध नहीं आ रहा है, और सोना बिल्कुल ही मतलब भूल ही जाइए, सोना कुछ महीनों के लिए। एक इंसान इतने स्लीप डेफिसिट पे नहीं जी सकता है, और मतलब आपकी नई तब तो आपकी या तो सर्जरी हुई है या आपने चाइल्ड बर्थ नेचुरल किया है, तो दोनों ही तरह से आप बहुत बड़े पेन से गुजरे हैं। इतनी बड़ी आपके अगर किसी आदमी के जीवन में सर्जरी हुई हो, तो उसके बाद उसे 2 महीना रेस्ट देगी पूरी फैमिली के, भाई तुम सो, ये रहा तुम्हारा खाना, खाओ और सो और रिकवर करो। और औरत के साथ इतना बड़ा होता है, और हम बोलते हैं चलो लग जाओ काम पे, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, चलो घर के भी 4 काम करो। मतलब एकदम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस इंसान को नींद वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली मेंटली इसका हर इंसान पे इफेक्ट पड़ता है। तो मैं मानती हूँ कोई भी ऐसी माँ शायद ना हो जिनको बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़ा हो। कुछ लोग को माइल्ड होता है और कुछ लोग को सिवियर भी होता है, तो इसके बारे में काफी जागरूक होने की आवश्यकता है। और पति को और सास या ससुर, माँ बाप जो भी घर में हैं उनके साथ उस समय उनको उनका खास ख्याल रखना है, ना सिर्फ शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर भी। ये बहुत जरूरी बात की आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं किशोरावस्था में, और जैसे कि अभी इस हफ्ते ही इंटरनेशनल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक तो ये पीएमएस पे काफी जोक्स होते हैं, कोई अगर थोड़ा गुस्सा हो तो भारत में ऐसे इजीली कह देते हैं ना कितने कि आप पीएमएस कर रहा है, पीएमएसिंग है ऐसे। तो इसके बारे में भी आपने लिखा है, तो कुछ बताइए उस बारे में। तो इसमें देखिए मुझे लगता है 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है कि पीरियड्स होने से पहले आपके बॉडी में क्या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपको पेन हो रही है, आपके इमोशनल मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको कोई और फिजिकल सिम्टम आ रहा है, पिंपल्स होते हैं, कुछ लोग को वेट गेन हो जाता है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ सिम्टम्स मुझे होते हैं, कुछ सिम्टम्स मेरे आसपास और औरतों को होते हैं। स्कूल में हम लोग बात करते थे, इससे मुझे पता है, पर साइंस ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी है। पर जबकि ये 90% औरतों में ये चीजें होती हैं, और सिर्फ 20% आदमियों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, पर यूके में उसके ऊपर 5 गुना पैसे खर्चे किए गए हैं उस रिसर्च के ऊपर। तो जो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर औरत को हो रही है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और जो 5 में से सिर्फ 1 आदमी को जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें हम सारा पैसा डाल रहे हैं कि वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है।
तो ये तो हो गई विज्ञान की साइड पे डेफिशिएंसी जो है, कमी जो है। और दूसरी हमारी सोशल साइड पे कमी है कि हम लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। जो थोड़ा बहुत विज्ञान के पास इसके बारे में जानकारी है, वो जानकारी भी हम अपने छुपा के रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं है, घर में बात नहीं होगी, स्कूल में बात नहीं होगी। मेरे को पर्सनली जैसे मेरी मम्मी ने बताया था, मैं जब 10-11 साल की थी तब बताया था कि बेटा पीरियड्स होते हैं लड़कियों में वगैरह वगैरह, जो कि मतलब उस टाइम के हिसाब से वो बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज थी कि उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मेरी क्लास में कई लड़कियों को बताया ही नहीं गया था। और आपको अचानक से, अब आप इमेजिन कीजिए, ये तो आदमी लोग भी इमेजिन कर सकते हैं, अचानक से आपको खून आने लग जाए तो आप क्या सोचेंगे? अचानक से आपको पेट में दर्द हो रहा है और आपके पैंट में खून आ रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? मुझे कैंसर हो गया, कोई घातक बीमारी हो गई, मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसा ही होता है फिर। वो मतलब 10, 11, 12 साल की बच्चियां हैं स्कूल में, अचानक से उनको खून आने लगता है, वो सोचती हैं कि मैं मरने वाली हूँ, हो गया अब समाप्त काम। तो और फिर हर तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि घर से कुछ बताया नहीं गया, स्कूल में तो कुछ बताते ही नहीं है। ज्यादातर लोग जिनसे मैंने बात करी, इवन दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में, स्कूल में 9th या 10th में जाके एक दिन बात होती थी, लड़कियों को कुन्ने में ले जाते थे चुपके से और कान में बता देते थे कि जी पीरियड्स होते हैं। और 9th-10th तक सबको पता है, सबको हो चुका है। तो अब आप बासी खबर सुना रहे हैं, और वो भी आप इस तरह से ऐसे सीक्रेटली घुस-फुस करके सुना रहे हैं कि सारे लड़कों को लग रहा है कि अरे क्या बात चल रही है, हमें क्यों नहीं बताई जा रही है। तो इतना इसके बारे में सीक्रेटिवनेस क्यों? मतलब सबको सुसु पॉटी आता है, सारी बातें होती है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो सब ओपनली बात करते हैं। जबकि इनफैक्ट एक लेडी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि जब हमारी टीचर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाती थी तो वो बोलती थी योर स्टमक माय स्टमक, पर जब वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाती थी तो वो कभी भी नहीं बोलती थी माय वजाइना, वो बोलती थी द वजाइना, द पीनस। तो वो मतलब वो कुछ अलौकिक चीजें हैं जो किसी और के साथ हो रही हैं। पेट, अंतड़ियां, ये सब हम सबके पास है, पर जो जेनिटल्स हैं वो तो नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ और ही चीज है, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपके साथ नहीं होता है। हाँ, हमारे स्कूल में तो चैप्टर ही स्किप हो गया था, तो पता ही। हाँ, तो आप इंदौर में थे ना, तो हाँ शायद Tier 2 सिटीज में तो स्किप हो जाता होगा। नहीं, ये मैं गोवा की बात कर रहा हूँ, पर हाँ। मतलब मैं दिल्ली में थी उस समय, हमारा स्कूल, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्कूल्स था वो, एकदम इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट टाइप्स ये वो, और उसमें भी बिल्कुल नहीं बताया गया इसके बारे में। तो ये सोशल लेवल पे होता है। और अब इतनी जब अंधकार रहता है ना, तो उसके अंदर किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स उसमें से निकल के आते हैं। मैंने एक बल्कि पीछे ट्विटर पे एक वो पोल चलाया था कि मुझे बताइए आपको सबसे बड़े मिथ्स क्या क्या बताए गए। क्या क्या लोगों को बताया जाता है लड़कियों को कि तुम अचार नहीं छुओ उस समय, जब तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं, अचार छुओगे तो अचार खराब हो जाएगा। ये पता नहीं क्या, कौन सी साइंस है, कौन सी केमिस्ट्री है जिससे छूने से अचार खराब हो जाएगा। और ये तो होता ही है कि आप पूजा के रूम में नहीं जाओगे, आप किचन में पैर नहीं रखोगे। कुछ केसेस में बहुत एक्सट्रीम होता है कि लड़कियों को 5 दिन के लिए एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है, अलग बर्तन में खाना दिया जाएगा। तो मतलब उस उम्र में आपके ऊपर इतना गलत प्रभाव पड़ता है इसका, आप खुद सोचने लगते हो कि ये तो कोई बहुत गंदी चीज है जो मेरे साथ हो रही है। तो और फिर वही बच्चियां फिर बड़ी होके वो माएं बनती है और वो अपनी बच्चियों को भी यही सिखाती हैं। तो स्कूल और साइंस ने तो कुछ किया नहीं, और घर के अंदर इस तरह से मिथ्स और बायसेस फैल रहे हैं। तो और घर के आदमी तो इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। मतलब पिता जो होते हैं वो तो इस तरह से एक्ट करते हैं कि जी बेटी तुम्हारे साथ जो हो रहा है मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, हमें बात ही नहीं की जाती है। मतलब पिता और बेटी के बीच में तो इस बारे में बात ही नहीं होगी, बेटे को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कल को उसकी बीवी उसे समझाएगी कि जी सरप्राइज ये भी होता है, तो या फिर वो बाकी लड़कों से कुछ अंट शंट गपशप करके सीखेगा। यही मतलब किशोर अवस्था में ये सब से आप डील कर रहे होते हैं कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपको ये सब की जानकारी होना जरूरी है, आपको इस सब के बारे में डीमिस्टिफाई करना जरूरी है इन चीजों को। साइंस को इतना तो पता है कि क्या है और ये क्यों होता है, इतना बेसिक तो बताया जा सकता है। और जो उसके बाद जब आप बड़े भी होते हैं तो एट एवरी स्टेज इन अ वुमन्स लाइफ आपको, जैसे मैंने कहा, क्योंकि साइंस को नहीं पता है कुछ, गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं हाँ ये दर्द तो कॉमन है, तुम सहो इसको। तो मैंने एक और लेडी से बात करी जो पेरी मेनोपॉजल स्टेज पे हैं, जो मतलब मेनोपॉज से जस्ट पहले 40 साल की उम्र है उनकी, 40-42 साल की। वो बोलती हैं कि उनको अचानक से पीरियड्स बहुत हैवी होने लग गए और बहुत पेन, मतलब इतना पेन वो 1000 mg की क्रोसिन हर 6 घंटे में खाती हैं, महीने के 5 दिन तक। आप सोच सकते हैं कितनी दर्द है वो
वो बोलती हैं कि ऐसी दर्द होती है कि जैसे मेरी अभी भी सर्जरी हुई हो, और औरतों की सर्जरी हुई होती है, उनके 3 बच्चे हैं, तो उन्हें पता है सर्जरी क्या होती है, एंड शी इज नॉट मतलब एग्जैजरेटिंग। तो वो बोलती है इतना तेज दर्द होता है मेरे को, और मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि ये होने वाला है। तो 11 साल की बच्ची को तो कोई क्या ही बताएगा, जब 42 साल की औरत को नहीं पता है, पढ़ी लिखी औरत को। मतलब वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो बहुत बहुत हाईली एजुकेटेड बिजनेस वुमन लिविंग इन दिल्ली, 3 बच्चे, मतलब इससे ज्यादा कौन प्रिविलेज्ड होगा जिसको नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। पर हमारे अपने शरीर में क्या हो रहा है आजीवन हमको ये पता नहीं रहता, हमें हर बार सरप्राइज मिलता है कुछ, और फिर उसके बाद जब आसपास पूछते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ ये तो होता है। तो कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये होता है। तो ये चलता है हमारा सारी लाइफ लॉन्ग सरप्राइज। हाँ, ये भी एक बहुत ही अच्छे से समझाया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़े स्टेजेस स्किप कर रहे हैं और हम लोग आ जा रहे हैं कि जब आपने पोस्ट लिखे हैं कि शादी के बाद क्या होता है, और उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत ही मजेदार पोस्ट भी हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं और फिर हम लोग और टॉपिक लेंगे। तो एक आपने लिखा था ये राजा बेटा सिंड्रोम, तो क्या है ये? मुगले आजम वाला तो ये राजा बेटा सिंड्रोम क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिमिस्टिफाई कीजिए हमें। तो राजा बेटा सिंड्रोम ये होता है कि जैसा कि हम बात कर चुके हैं, बेटा जो होता है वो भगवान की नेमत होता है, एक भगवान का आशीर्वाद होता है। बेटी जो होती है वो एक श्राप होती है। ज्यादातर भारतीय घरों में ऐसा माना जाता है। तो माता पिता का लाडला होता है बेटा, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, बेटा पुत्र हुआ है हमारा, तो उस पुत्र से हम कभी आजीवन कुछ काम नहीं कराएंगे, पुत्र की उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए, नहीं तो हम पेरेंट्स के तौर पे फेल हो गए कि हाय हमारे बच्चे ने उठ के अपनी प्लेट उठा के किचन में रख दी खाना खाने के बाद, तो घोर पाप। खुद से पानी ले लिया, खुद से पानी ले लिया। हाँ। तो मुझे एक लेडी ने बताया कि वो जब डेट कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड को, तो वो उस समय कई बार उन लोग साथ में डिनर करते थे, तो वो सब्जी वो काटता था, रोटी वो बनाती थी, खाना वो परोसती थी, बर्तन वो धोता था। तो आपस में एकदम मिल बांट के दोनों बहुत खुशी से चल रहा था उनका। बोली कि मेरी शादी हुई और बस एकदम जैसे परिवर्तन ओवरनाइट बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया। कहती कि अचानक से मतलब उसने घर में उंगली नहीं उठानी, उसकी माताजी हमारे साथ आके रहने लगी। वो बोली नहीं मेरे को बता दो क्या काम है, मेरे बेटे को मत बताओ, उसने कभी काम किया नहीं है तो बेचारे को आता नहीं है। तो ये जो बेचारा होता है ना हमारा राजा बेटा, वो बेचारे के चक्कर में वो औरत बेचारी हो जाती है। फिर सारा काम उस पे है, सारा एक्सपेक्टेशन उससे है। ये मैंने भी सुना हुआ है, कभी अगर मेरे पति उठा के बर्तन करने में हेल्प कर दे तो घर के बड़े 4 आके खड़े हो जाएंगे कि अरे अच्छा नहीं लगता बेटा काम करता हुआ ऐसा। तो ये कई औरतों ने मेरे को इसके बारे में बताया। जो पानी का ग्लास वाली स्टोरी की आप बात कर रहे हैं कि एक कपल था, वो लोग लंदन में सेटल्ड थे, तो वो लोग फॉरेन कंट्रीज में तो आपका पता है कुछ हाउस हेल्प स्टाफ कोई होता नहीं है घर में, तो वो लोग खुद ही अपना सारा काम करते थे। तो दोनों अगेन मिल बांट के दोनों करते थे काम। फिर यही हुआ कि सास ससुर आए विजिट करने, और एक दिन ये जो लेडी है ये काम कर रही थी कुछ कंप्यूटर पे अपने, तो इन्होंने अपने पति को बोल दिया कि जरा पानी ला देना। तो पति ने पानी का ग्लास ला के दे दिया। तो सासू माँ की वहां पे मतलब बत्ती गुल ये कैसे हो गया, ये बाप रे अनर्थ हो गया, मेरे बेटे ने ग्लास उठा दिया पानी का। तो वो बोली कि उसके बाद मेरी सास मेरे को एक टक ऐसे देखती रही कि इसका पानी का ग्लास तो खत्म होगा। जैसे ही मेरा पानी का ग्लास थोड़ा कम हुआ, वो दौड़ के आई और ग्लास उठा के खुद जाके भर के रख दिया वापस टेबल पे, कि कहीं ऐसा घोर अनर्थ ना हो जाए कि मेरा राजा बेटा एक उंगली उठा दे। एक और लेडी ने बताया कि उनका छोटा बच्चा था और वो नया आफ्टर मैटरनिटी लीव वो अपने काम पे ज्वाइन किया था उन्होंने। तो वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करती थी और ऑफिस जाती थी, खुद ड्राइव करती थी, घर लेट आती थी रात को, हस्बैंड के भी बाद, हस्बैंड अपने घर से काम से आ जाते थे, उसके बाद वो आती थी। तो उनके भी सास ससुर आए हुए थे घर में बच्चे के साथ हेल्प करने के लिए। तो जब उनके पति घर आते थे तो उनकी जो सास थी वो अपने बेटे को ठंडा पानी का ग्लास देती थी, उसको बोलती थी बेटा ये लो एसी ऑन कर दिया, टीवी के सामने बैठो और थोड़ा रिलैक्स करो, थक के आए हो तुम। और फिर वो वेट करती थी कि बहू कब घर आएगी। जब बहू घर आती थी तो वो हस्बैंड से ज्यादा काम करके आई है, ड्राइव करके आई है, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रही है जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थकान होती है जिससे,
और उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, अब जरा मेरी किचन में हेल्प करो। तो वो हमेशा देखती थी कि पति बैठा हुआ है वहां पे, टीवी देख रहा है और वो 1 घंटा पहले से आया हुआ है और उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। और कभी वो कहे, अगर वो खुद बोल दे ना कि जरा ये उठा, मेरी हेल्प कर दो, तो सास बोलती थी नहीं नहीं उसको परेशान मत करो, वो थक के आया है। तो कहती थी मैं क्या करके आई हूँ। तो मतलब वो जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने इतने स्टार्क हैं, इतने विजिबल हैं। तो इसमें सारी औरतों का यही कहना था कि देखो जो बड़े बूढ़े हैं उनकी जनरेशन का अब हम उनको उनका माइंडसेट चेंज करना मुश्किल है इस उम्र में। तो इसमें आदमियों को ही आगे आना पड़ेगा, जो पति होते हैं, जिनको उनको आंखें खुली रखनी है कि ये नहीं कि मम्मी आ गई तो हम बच्चा मोड में चले गए। आप अभी भी अडल्ट मोड में रहिए, क्योंकि आपकी बीवी अभी भी अडल्ट मोड में है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपको दिख रहा है कि उस पर ज्यादा आ रही हैं और आपको आराम दिया जा रहा है, आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है और उससे काम कराया जा रहा है, तो आप खड़े होइए ना, आप अपनी आंख कान नाक मुंह खुले रखिए, देखिए घर में क्या हो रहा है, बी मोर कॉन्शियस कि क्या कुछ ऐसा भेदभाव हो रहा है, क्या बहू से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है और बेटे को आराम दिया जा रहा है। तो आपको खुद ही आना पड़ेगा आगे, और उसमें आपको आगे बढ़ के अपना थोड़ा राजा बेटा स्टेटस से नीचे आकर के थोड़ा आम इंसानों की तरफ बिहेव करना पड़ेगा। अपना पानी का ग्लास कृपया खुद लें, खाना खाने के बाद प्लेट धो दें अगर हो सके तो इसको राजा बेटा सिंड्रोम बोलते हैं। हाँ, बहुत बड़ी सीख दी है आपने, ये बहुत काम आएगा काफी लोगों के लिए। तो ठीक है, ये एक हुआ। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो एक संकल्पना आपने बताई थी, ये मेंटल लोड वाली, और ये मैंने और कहीं जगह भी पढ़ा था, लेकिन ये बहुत मुझे लगता है जरूरी कॉन्सेप्ट है समझना लोगों को। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, मेंटल लोड क्या है। और अक्सर जैसे मैं भी कभी कभी ये गलती करता हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी चीज को सॉल्व करना है तो ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प ले आओ या कोई आउटसोर्स कर दो काम, और आउटसोर्स करने से समस्या का हल हो जाएगा। एकदम टिपिकल वर्क प्लेस में आप सोचते हैं ना, किसी को एक एक्स्ट्रा रिसोर्स होगा तो रिसोर्स से मैनेज हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन आपने लिखा है कि कैसे ये सब जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, और कैसे घर का मैनेजर होना और घर का डेप्यूटी होना उसमें काफी अलग है। और अक्सर जैसे मर्द लोग डेप्यूटी बन जाते हैं कि मुझे जितना काम दो मैं कर दूंगा, लेकिन मैं मैनेज नहीं करना चाहता, और हम लोग काफी ये गलतियां करते हैं। तो थोड़ा बताइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत जरूरी है समझना। तो एक घर चलाने में 3 तरह के लोड होते हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। इमोशनल को भी मेंटल के अंदर के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए डाल लेते हैं। तो फिजिकल लोड जो बहुत ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग आदमी जो होते हैं, पति पार्टनर जो होते हैं, वो कई बार फिजिकल लोड काफी हद तक इक्वली शेयर करते हैं। कि ऐसा पढ़े लिखे और बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग जो घर होते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि औरत खाना बना रही है, सफाई कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और आदमी बैठा हुआ है टीवी देख रहा है। ऐसा हर घर में नहीं होता है। स्पेशली मतलब जो हमने राजा बेटा सिंड्रोम की बात करी, वो कई बार माता पिता के आने से ज्यादा अपेरेंट हो जाता है। पर जब केवल पति और पत्नी है तो कई घरों में इक्वली शेयर होता है। पर आदमियों को लगता है कि हो गया, हमने कर दी इक्वालिटी। पर क्योंकि दिख रहा है कि मैं भी बर्तन धो रहा हूँ, मैं भी कपड़े धो रहा हूँ, उसने प्रेस किए, मैंने फोल्ड किए, तो हो गया डिवाइड इक्वली काम। पर प्रॉब्लम ये है कि काम सिर्फ इतना नहीं है, इसके पीछे जो लेयर होती है, जो थिंकिंग लेयर होती है, जो दिमाग के अंदर काम हो रहा होता है, वो होता है मेंटल लोड। मेंटल लोड विल इंक्लूड क्या क्या, जैसे आटा खत्म हो रहा है किचन में, ऑर्डर करना है, नजर रखनी कि दूध कम हो गया ज्यादा हो गया, बिल पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल, केबल का बिल पे करना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, बच्चों के कपड़े छोटे हो रहे हैं, नए कपड़े खरीद के लाने हैं, स्कूल का साल बदलने वाले नई किताबें लेके आनी है, 4 घंटे हो गए, बच्चे का डायपर चेंज करना है, डायपर चेंज करना है, बच्चा इतने बजे सोया था इतने बजे उठेगा, तो फिर उसको कितनी देर रात को सोएगा। ये सारी थिंकिंग औरतों के दिमाग में चल रही होती है। ये मैंने देखा है कई बार आदमियों के दिमाग में नहीं चल रही होती है, क्योंकि आदमी ने क्या करा कि फिजिकल लोड शेयर किया और वहां पे दिमाग कर दिया स्विच ऑफ, कि कर दिया मैंने जो काम मुझे दिया गया। तो ये हो जाती है डेप्यूटी वाली थिंकिंग, कि आपको एक मैनेजर बैठी है, वो आपको बोलती है चलो उठो जाओ कपड़े धो, तो आपने जी हाँ जी उठ के कर दिया और आप बैठ गए, आपने कहा मैं हो गया जी इक्वल पार्टनर।
पर वो नहीं हुए ना आप इक्वल पार्टनर, क्योंकि दिमाग तो उसका चल रहा है ना। और वो जो दिमाग चलता है वो मतलब इतना बड़ा सिरदर्द होता है वो, कि उसमें आपकी आधी जिंदगी उसी में चली जाती है। मैंने लिखा था कि अगर मेरा दिमाग एक इंटरनेट ब्राउजर होता तो उसमें एक समय पे 245 टैब खुले होते हैं। हर समय मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है, घर को लेकर के, बच्चे को लेकर के, बाकी रिलेटिव्स को लेकर के, किसका बर्थडे, किसकी एनिवर्सरी, ये सब भी याद रखना होता है। ये सारी चीजें औरत के दिमाग में चल रही होती हैं। और आदमी का दिमाग होता है स्विच ऑफ, एकदम ज़ेन मेडिटेशन मोड में, कि जब मेरे को ऑर्डर आएगा तो मैं वो ऑर्डर फॉलो कर दूंगा, उसके बाद मैं अपना मेडिटेशन मोड में चला जाऊंगा। और इसका ये वजह है कि कई रिसर्चर्स ने दिखाया है कि शादीशुदा आदमी जो होते हैं वो कुंवारे आदमियों से लंबा जीते हैं, पर शादीशुदा औरत जो होती है वो कुंवारी औरत से कम जीती है। तो आप लिटरली स्ट्रॉ लगा के हमारी लाइफ चूस रहे हैं हमारे अंदर से। ये हो रहा है एक शादी का मतलब, कि औरत की जिंदगी हुई कम और आदमी की जिंदगी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उसने लिया इतना सारा स्ट्रेस और इतना सारा मेंटल लोड कि वो जी रही है उस बोझ के तले हर समय। इवन इफ आप फिजिकली आपने शेयर कर लिया तो भी, और मेंटली आप जी रहे हैं एकदम फ्री होकर के, क्योंकि एक बॉस बैठी है और वो सब सोचेगी, मैं क्यों सोचूं। तो ये फर्क आ जाता है। आपने बोला कि स्टाफ हायर करना, कई आदमियों को लगता है ये सोल्यूशन है कि ठीक है एक स्टाफ हायर कर लेंगे, कोई सफाई वाला ले आओ, कोई खाना बनाने वाली ले आओ। तो वो सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम वो है ही नहीं। वो लोग तो फिजिकल लोड ही शेयर करेंगे ना जो स्टाफ आएंगे, और बल्कि स्टाफ मैनेज करना एक और मेंटल लोड हो जाता है, क्योंकि स्टाफ के अपने HR इश्यूज होते हैं। मैं आपको एक फनी कहानी बताती हूँ, मेरे घर में हुई थी ये, कि मेरे हस्बैंड कुछ समय, हम लोग अलग अलग शहरों में पोस्टेड थे, हम दोनों सरकारी नौकरी में थे। तो वो जहाँ पे पोस्टेड थे हमारा बैंगलोर में एक घर था, वहां पे उन्होंने लगाई थी एक सफाई वाली लेडी और एक खाना बनाने वाली लेडी। तो एक दिन खाना बनाने वाली लेडी ने एक बर्तन जला दिया और फिर वो उसने धोने में डाल दिया। सफाई वाली ने आके बोला कि ये जला हुआ बर्तन मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये उसने जलाया है। और उसने बोला कि सफाई उसका काम है, इसलिए वो धोएगी इस बर्तन को। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 1 महीने बाद उस घर में गई और मैंने देखा वो बर्तन वहां पर था। क्योंकि उन दोनों लेडीज के बीच में इतना बड़ा HR इशू हो रहा था, और मेरे हस्बैंड को खबर ही नहीं थी कि ये बर्तन यहाँ पड़ा है। वो उन्हें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, एकदम खाना वाना बन रहा है, घर साफ हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टाफ हायर करना इज एन एडिशनल मेंटल लोड, विच फिजिकल लोड उससे कम हो जाता है। That way it solves something, but it does not solve mental load, क्योंकि वो आपका बरकरार रहता है, बल्कि बढ़ जाता है। और आप किसी भी घर में देख लीजिए, ये सफाई खाना बनाने वाला स्टाफ जो है उसे औरतें हैंडल कर रही हैं। दूसरा एक बहाना बनाया जाता है कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, मैं जो भी करूंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। मैं बच्चों के कपड़े ऑर्डर करूंगा, तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, तो तुम ही कर लो। तो तुम ही कर लो। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सक्यूज है कि हम कोई भी काम हमें दिया जाए, हम इतनी गंदी तरह से वो काम करेंगे कि बंदा बोले कि भाई छोड़ो मैं खुद ही कर लेते हो। तो ये एक्सक्यूज भी मुझे लगता नहीं है कि वाजिब है। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी सालों तक आप कोई भी काम करिए तो आपके मन में एक तरीका हो जाता है वो काम करने का। अब आप लोग पुलियाबाजी चला रहे हैं इतने समय से, आपके मन में एक फॉर्मेट है पुलियाबाजी का। अब कल को मैं आके बोलूं कि ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तरीका सही नहीं है, वो तरीका सही है। कि आपके मन में एक आपने इतने समय से किया है, तो आपके मन में एक राइट वे रॉन्ग वे का आइडिया बन गया है। तो अगर आपने एक औरत पे सालों से डाल रखा है मेंटल लोड, तो हाँ उसके दिमाग में कुछ फॉर्मेट बन जाते हैं ऐसे। तो कभी कभी उसकी वजह से फ्रिक्शन होता है कि तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता, मैं क्या करता हूँ। उस केस में दोनों ही पति पत्नी को थोड़ा मिडवे आना पड़ता है कि एक औरत के तौर पे आपको थोड़ा गिव अप करना पड़ता है कि भाई कुछ तो डिजास्टर होंगे घर में, कुछ तो आपदाएं आएंगी, कुछ बर्बादियां होंगी, उनको सह लो, और कम से कम मेंटल लोड थोड़ा सा ट्रांसफर करो। और आदमी के तौर पे ये है कि अगर वो कई सालों से आपकी वाइफ कुछ किसी तरह से करती आ रही है, तो आप सीखने की कोशिश करो कि वो कैसा कर रही है, क्यों कर रही है, उससे समझने की कोशिश करो, पर मेंटल लोड पूरा लो किसी आइटम का उससे। और इसमें शेयरिंग पॉसिबल नहीं होता है कई बार, तो पूरा ट्रांसफर कर देना होता है। तो हमारे घर में हमने अभी रिसेंटली हमने भी आफ्टर मैंने ये पीस लिखा उसके बाद हमने भी ये कॉन्वर्सेशन करी। तो अब जैसे सब्जी वगैरह ऑर्डर करना
हस्बैंड का काम हो गया। कई बार होता है कि हाँ जी पनीर खत्म हो गया और दूध के 5 लीटर पैकेट आ गए, अब क्या करें हो जाता है। तो ऐसी आपदाओं को मैं जाने देती हूँ अब। हालांकि मुझे चुभती है, पर आपको ठीक जाने है, देना पड़ता मटर पनीर की बजाय खीर खा लेना, क्या कर सकते हैं। डिनर में खीर कर बनेगी आज। ठीक है। ये बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से फिजिकल लोड शेयरिंग भी काफी नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने तो घर के अंदर की बात की ना, और हम लोगों ने देखा है कि कैसे औरतें घर पे भी काम कर रही है और घर के बाहर भी काम कर रही है, हमेशा काम ही कर रही है, और जबकि मर्द लोग तो काफी टाइम पर टाइम पास का भी वक्त मिल रहा है उन्हें। ठीक है, तो अब मुझे एक बात करनी थी वर्क प्लेस के बारे में, और जैसे आपने इसके बारे में भी लिखा है कि जो महिलाएं घर के बाहर वेतन भत्ते वाला काम कर रही हैं, तो कैसे फिजिकल तौर पे और मेंटल तौर पे भी सिचुएशन उनके साथ अलग है। तो जैसे फिजिकली आपने लिखा था कि कैसे एसी का तापमान जो है, या टॉयलेट है, या ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग रूम है, ये सब भी वर्क प्लेस में महिलाओं के लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं। तो इसके बारे में एक बताइए। और दूसरा, जो मेंटल तौर पे जो रवैया है लोगों का वर्क प्लेस में, वो भी औरतों के अगेंस्ट थोड़ा अलग रहता है। और ये हम लोग अर्बन प्रोग्रेसिव सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कैसे चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी बताइए हमें। तो हाँ, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। फिजिकली एसी का तापमान जो है वो यूएस में एक रिसर्च हुई थी 1960s में, कि ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस आर्किटेक्चर के ऊपर। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट थे, सारे मर्द थे। उन्होंने बैठ के स्टडी किया कि एक ऑफिस वर्कर के मेटाबॉलिक रेट, जो बॉडी का हीट जनरेट करने का रेट होता है, वो गर्माहट जनरेट करने का रेट, उसके हिसाब से, और ऑफिस में पहने जाने वाले कपड़ों के हिसाब से क्या तापमान सही रहेगा। उन्होंने बोला 21 डिग्री सही रहेगा तापमान। तो एक तो उन्होंने जो ये बॉडी का गर्माहट जनरेट करने का रेट है वो आदमियों का लिया, क्योंकि उस समय औरतें इतनी शायद ऑफिस नहीं जाती थी, या जाती थी तो उनको हैप्पीली इग्नोर किया गया। तो क्या फर्क पड़ता है। तो आदमियों का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो औरतों से बहुत ज्यादा होता है बायोलॉजिकली। तो इसलिए औरतों को ठंड ज्यादा लगती है, आदमियों को गर्मी ज्यादा लगती है। और दूसरा, ऑफिस में पहने जाने वाले कपड़े, आदमी आज की डेट में भी आप देख लीजिए बिजनेस सूट पहन के जाते हैं ऑफिस में, और औरतें पहन के जाती हैं सलवार कमीज या स्कर्ट या साड़ी, जो कि बहुत कम उससे कवर्ड होती है कंपेयर टू बिजनेस सूट। तो थिक वुलन होता है, आपने 3-4 लेयर डाली हुई है। एक स्कर्ट पहनी है तो आपने एक शर्ट और एक स्कर्ट पहनी है, उसमें भी पॉकेट्स नहीं होंगी, जो एक अलग इशू का विषय है। पर तो एक ऑलरेडी हमारा मेटाबॉलिक रेट कम है, दूसरा हमारे जो कपड़े हैं वो कम गर्माहट वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा ठंड लगती है। तो आप ज्यादातर वर्क प्लेसेस में जाएंगे, आपको मिलेगी औरतें मई जून की गर्मी में स्वेटर और जैकेट पहन करके घूम रही हैं ऑफिस में। तो किस तरह से फिजिकली हमने औरतों को एकदम नजरअंदाज कर रखा है अपने ऑफिस डिजाइन से। दूसरा, महिलाओं के लिए शौचालय या तो होते ही नहीं है, कई ऑफिसेज में होते हैं, नहीं तो बहुत कम होते हैं, कि जी आपको ऑफिस टॉयलेट जाना तो 6th फ्लोर पर टॉयलेट है, जाइए सीढ़ी चढ़ के। या फिर गंदे होते हैं, जो कि औरतों की बायोलॉजी की वजह से औरतों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है। तो आदमी तो बेसिकली खड़े होके मूत्र विसर्जन कर देते हैं, औरतों को बैठना पड़ता है, जिससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है अगर आपका टॉयलेट गंदा है। तो गंदा टॉयलेट आदमियों के लिए काम चल जाता है, औरतों के लिए नहीं चलता है। और इसमें मैंने इनफैक्ट कई कहानियां ऐसी भी पता चली कि कुछ लेडीज जिन्होंने कोशिश करी कि हमारे ऑफिस में टॉयलेट बने। एक लेडी ने बताया कि मैंने अपने बॉस से एप्लीकेशन डाली कि जी इस हमारे फ्लोर पे 3 जेंट्स टॉयलेट है, उनमें से एक को लेडीज टॉयलेट बना दो, क्योंकि हमें 3 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ता है हर बार। तो ऑफिस इवन उनके बॉस ने मान भी ली ये रिक्वेस्ट, और एक टॉयलेट को बना दिया लेडीज टॉयलेट। तो जो पुरुष थे उस ऑफिस में वो इतना नाराज हो गए इस बात से कि पहले तो उन्होंने गॉसिप फैलानी शुरू कर दी कि इनके बॉस से कोई चक्कर चल रहा है, तभी इनको टॉयलेट दे दिया गया। ये नहीं कि ये इनकी बेसिक ह्यूमन राइट है तब इनको टॉयलेट दिया गया, कि टॉयलेट कैसे मिल गया इसको, इसका जरूर कुछ चक्कर चल रहा है। और उसके बाद भी जब वो ऑफिस से चली जाती थी लेडीज, तो आदमी जाकर के उस टॉयलेट को यूज करते थे, कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो अभी भी राजा हम हैं यहाँ के।
तो इतनी मतलब मानसिकता इतनी ज्यादा बुरी तरह से तुच्छ है इस चीज के ऊपर कि औरतों को ये बेसिक ह्यूमन राइट्स भी मिले तो हमको चुभता है। ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग रूम जो होता है ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही नहीं है। कि जो नई माएँ हैं और मैटरनिटी लीव इंडिया में 6 महीना अब हो गई है, व्हिच इज़ बाय द वे काफ़ी बेहतर है कई कई विदेशों से। अमेरिका में तो कोई है ही नहीं मैटरनिटी लीव का चक्कर, तो वहाँ तो कई बार बच्चा पैदा करके 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद औरत काम पे आई होती है, तो उस रिस्पेक्ट में तो हमारा देश बेहतर है। पर मैटरनिटी लीव के बाद भी आप 6 महीने बाद अगर आ रही हैं ऑफ़िस, बच्चे को तो कई बार लोग 1 साल, 2 साल तक दूध पिलाते हैं। तो अगर आप ऑफ़िस में हैं तो आपको पंपिंग के लिए आते हैं डिवाइसेस आते हैं, तो आप मिल्क पंप करके रखेंगे दूध को ताकि घर जाकर के बच्चे को दे सके, फ्रिज में रख देंगे, अगले दिन दे देंगे। तो पंपिंग करने के लिए औरतों को हर 2-3 घंटे में पंप करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए तो वो रूम्स काफ़ी एक्सेसिबल होने चाहिए, हर फ्लोर पे होने चाहिए एक या तो बोलते हैं कि जाओ टॉयलेट में कर लो, जो कि ये काम वो नहीं है जो टॉयलेट में किया जा सकता है। ये काम हाइजीनिक भी करने तो होना चाहिए ना। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, ये काम हाइजीनिक जगह चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट चाहिए आपको पंप को लगाने के लिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए, पंप रखने के लिए टेबल चाहिए, ये सब चीजें थोड़ी होती हैं टॉयलेट में। तो ज्यादातर जगह बोलते टॉयलेट चले जाओ, या बनाया है तो एक बनाया है वो बेसमेंट में कहीं दूर, तो आपको हर 2 घंटे में जाना है तो आपको तो मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ेंगी कि जी मुझे पंपिंग करने के लिए जाना है। तो कई औरतें इस चक्कर में बंद कर देती हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो जो बच्चे को 1-2 साल तक दूध मिलना था माँ का, उसको 6 महीने के बाद बंद करना पड़ता है, क्योंकि माँ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उन ऑफिस ने ये डिजाइन में सोचा ही नहीं है कि एक माँ भी यहाँ पे काम करने आ सकती है। और सेम डे केयर, बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद कई औरतों को जॉब्स छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चा कहाँ रहेगा अगर किसी के पास नहीं है दादा दादी नाना नानी आसपास, तो वो हस्बैंड तो जाएंगे ऑफिस, उसमें तो कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा, पर माँ की ऑफिस जा रही है, माँ ऑफिस जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा। तो इसके लिए ऑफिस में डे केयर बनाना प्राइमरीली औरतों को बेनिफिट करता है, क्योंकि हमारे घरों में तो आज तक हम इक्वालिटी वो कर नहीं पाए हैं, पर एटलीस्ट वर्क प्लेस में ये ऑप्शन तो दी जाए। तो डे केयर ऑलमोस्ट किसी ऑफिस में नहीं होते हैं। गवर्नमेंट की तो कोई लॉ ही नहीं है इसके बारे में कि हर वर्क प्लेस को डे केयर बनाना चाहिए, गवर्नमेंट के अपने ऑफिस में नहीं है। तो फिर उस वजह से कई औरतों को वर्क प्लेस से बाहर निकलना पड़ता है, नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं। तो फिजिकल महिमा एक सवाल, तो दिल्ली में जैसे इतने बड़े यूनियन गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे डे केयर्स नहीं होते? मतलब मैं बैंगलोर में हूँ, मैं आईटी सेक्टर में तो कह सकता हूँ कि होते हैं, एटलीस्ट आईटी पार्क्स में तो होते हैं, पर ऐसा नहीं है क्या वहाँ सरकार का? नहीं, बल्कि मैंने आज तक जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम किया है, मेरे हस्बैंड ने काम किया है, कहीं पे भी डे केयर नहीं दिखाया आज तक। और प्रणय, यहाँ पे भी ये हाल फिलहाल की बातें हैं, मतलब पिछले 5-7 साल में ही प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू हुआ, पहले तो नहीं होते थे। हाँ, पर अब तो होते हैं। अब ज्यादातर कंपनीज जो है वहाँ डे केयर शुरू होने लगे। अब प्राइवेट कंपनीज ही आई हैं जिन्होंने ये नीड देखी कि ये है, और ये शायद थोड़ा सा प्राइवेट नीड ऐसे भी है कि अब ज्यादा माएँ हैं जो कि काम कर रही हैं। पहले लेबर पार्टिसिपेशन भी कम था औरतों का वर्कफोर्स में, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है तो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि एक चिकन एंड एग भी है, और शायद रेगुलेशन जैसे आपने बोला, तब वहां पे अगर रेगुलेशन हो तो ऑटोमेटिकली सब लोगों को करना पड़ेगा। फिर एक्चुअली इसमें वर्क प्लेस रैंकिंग्स और रेटिंग्स ने बहुत हेल्प करा है, क्योंकि ये बेस्ट प्लेस टू वर्क वाले जो आर्टिकल आते हैं ना अखबारों में और मैगजीन्स में, उसमें बहुत हेल्प हुई है ये, क्योंकि वो रैंकिंग आपकी बढ़ती है। अगर आप डे केयर फैसिलिटी डालेंगे, बेस्ट में पंपिंग रूम डालेंगे, ज्यादा लेडीज टॉयलेट डालेंगे, तो आपकी रैंकिंग अपने आप बढ़ेगी। तो आपको माइंडसेट पे काम नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए लोग क्या करते कि फटाफट ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो आसान है ना बनाना, कमरा बनाना आसान है, माइंडसेट चेंज करना मुश्किल है, तो एटलीस्ट कमरा तो बनाए। तो ये रैंकिंग और रेटिंग्स जो हुई हैं, बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर विमेन, बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर यंगस्टर्स, ये सब में दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे आया है। तो ये तो सरकार को भी सरकारी दफ्तरों में होना चाहिए ये रेटिंग, तो सब हो जाएगा। वैसे भी ये सरकार को रेटिंग्स तो पसंद है, तो हो सकता है कुछ एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब दूसरा, अब रवैये के बारे में हम बात कर रहे थे, वर्क प्लेस। हाँ, तो रवैये में ये है कि कभी भी ना, मतलब कोई जीतने का तरीका नहीं है एज अ वुमन। बेसिकली जैसे मैं जब खुद सरकार में आई थी, मैंने ज्वाइनिंग करी थी, इसके बारे में मैंने लिखा है कि जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करी, एक सेक्शन ऑफिसर थे, उनके पास मैंने अपने सर्टिफिकेट्स और डिग्री और सब कुछ दिया, सबमिट किया कि ये लो भैया हम आ गए, ये हमारे पेपर्स हैं, रख लो।
तो वो तो महाशय खुद ही मतलब पहले लंच ब्रेक, फिर कॉफी ब्रेक, फिर सुट्टा ब्रेक, फिर पान ब्रेक, वो सब लेकर के मतलब शाम तक तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने मेरे को देखा कि डिग्री वगैरह देखी कि अरे मैडम आप IIM वगैरह किए हैं, तो आप यहाँ क्यों आ गए? तो ऑब्वियस इम्प्लीकेशन बीइंग कि सरकार में तो इतना पैसा नहीं मिलता है, तो आपने हाई पेइंग जॉब वगैरह छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? तो फिर थोड़ी देर बाद मतलब मैं जवाब दूं उससे पहले ही खुद ही बोले, हाँ वैसे लेडीज के लिए अच्छा काम है ये। तो मतलब कि यहाँ पे सरकार ही है, कुछ काम करने की जरूरत है नहीं, आप बैठेंगी अपने कुर्सी पे और पूरी जिंदगी ऐसी मटर छीलिए, स्वेटर बुनिए, ऑफिस में ऐश करिए। तो मतलब औरतों का तो स्टैंडर्ड ही वहीं से शुरू होता है कि आप औरत हैं तो आप तो यही सब करेंगी ऑफिस में आके, इवन इफ आप IIM ग्रेजुएट हैं तो भी हम आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो मतलब बाकी तो हम क्या ही उसके आगे बोलें। तो ये वहीं से ही मतलब पहले दिन से ही मैंने इसको नोटिस किया और ये पूरा टाइम चलता है। मतलब औरतों को मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता है। कई बार कई औरतों ने मुझे ये बताया कि हम बोलना शुरू करते हैं, कोई आदमी हमारे ऊपर कट कर देगा, हमारी बात को इंटरप्ट कर देगा। या फिर एक औरत ने एक बात बोली, थोड़ी देर बाद एक आदमी ने वो सेम बात बोली, तो उसको बोला जाएगा कि वाह ग्रेट पॉइंट महेश। तो मतलब कि वो बात मैंने अभी कही थी, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, पर जैसे ही वो बात एक आदमी की आवाज में बोली गई तो सबको लगा कि वाह कितना बढ़िया पॉइंट है। औरतों को उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है, क्रेडिट लोग कंफर्टेबल होते हैं आदमी को देने के लिए। पे गैप तो एक बहुत ही मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है कि सेम काम के लिए सेम वेतन मिलना चाहिए हर इंसान को, पर ऐसा नहीं होता है। आदमियों की सेम काम के लिए सैलरी कई बार औरतों से ज्यादा होती है। आदमियों को अगर मतलब इसमें ये भी है कि अगर आप बहुत औरतें कहीं भी अगर, या तो आप बहुत ज्यादा पुशी हैं, आप बहुत अग्रेसिव हैं कि आप बोलती क्यों है इतना, और ये तो बहुत ज्यादा बोलती है, ये तो बहुत बॉसी टाइप की है। और अगर आदमी ज्यादा बोले तो वाह कितना पैशन है इसमें, कितना काम के लिए प्रति निष्ठा है, देखो कितना एकदम इमोशन से बोल रहा है। औरत बोले तो ये तो इमोशनल हो गई है, PMS चल रहा है शायद। और अगर आप ना बोले तो अरे ये तो चुईया जैसी है, तो कुछ बोलती नहीं है। अगर आदमी ना बोले तो वो बहुत काम है, बहुत वेल बैलेंस्ड डिग्निफाइड है। और अगर औरत ना बोले तो वो तो मतलब उसके तो दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, उसको तो अपना काम आता ही नहीं है, तभी क्या ही बोलेगी जब कुछ आता नहीं है। तो ये सब चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी फिर दिखती हैं। मुझे एक लेडी ने बताया कि उसके बॉस ने उसको बोला कि तुम असर्टिव नहीं हो, तुम बोलती नहीं हो। तुम्हें हर बार उसको परफॉर्मेंस रिव्यू में साल दर साल बोला जाता था, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है नेचर से। तो उसको बोला जाता था कि तुम्हें और अपना स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, और काम में थोड़ा और अग्रेशन, थोड़ा और वो दिखाओ, स्ट्रेंथ दिखाओ, जज्बा होना चाहिए। हाँ। तो उसने तो वो मैटरनिटी लीव पे गई थी, और फिर जब वो वापस आई तो उसने कहा चलो इस बार मैं वो ट्राई करती हूँ जो मुझे हर कोई फीडबैक में बोल रहा है। तो उसने जाते ही पहले बोला कि सर मुझे इस तरह का काम करना है, मुझे ये टीम में ओपनिंग चाहिए, मैं 10 लोगों से बात करूंगी कि आपकी टीम में क्या क्या ओपनिंग है, और मैं चूज करूंगी कि जो काम मुझे सही लगेगा, सूट करेगा, जिस टीम के साथ अच्छा जेल बनेगा वो करूंगी काम। तो उसने जैसे ही अपने आप को ऐसे असर्ट करना शुरू किया, उसको उसी क्वार्टर में उसको फीडबैक आ गया कि आप बहुत सेल्फिश हो, आप टीम प्लेयर नहीं हो। तो मतलब उसने कहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। कहती कि मैं फिर स्विच ऑफ कर दिया अपना दिमाग कि मैं कैसे दिमाग लाऊं, कोई जीतने का तरीका ही नहीं है, देयर इज नो विनिंग। कि आप इधर जाओ तो भी गलत, आप उधर जाओ तो भी गलत। तो जो बायस है वो इतना गहरा है। पैसे को लेकर के बायस ये हो जाता है कि आपके तो पति भी कमा रहे होंगे, तो आपको क्या जरूरत है सैलरी बढ़ाने की? या आपको तो आज भगवान एक मैनेजर ने सच में एक लेडी ने रेज मांगी, उनका बच्चा हुआ था, और उन्होंने कहा कि भाई बच्चा है, खर्चा है, आई नीड अ रेज, और मैंने परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रही है इस बार, तो मेरे को एक रेज बनता है। तो उसने रेज मांगी तो बोला भगवान, तो मैनेजर ने उसको लिटरली बोला कि भगवान ने आपको बच्चा दिया, आपको रेज की क्या जरूरत है? ये क्या मतलब ये कुछ भी क्या लॉजिक है? कुछ भी और कुछ भी मतलब, और औरत बॉस बन जाए तो भैया ये तो एकदम ही मतलब भयानक ट्रेजेडी हो जाती है कि औरत बॉस बन गई तो फिर तो ये क्या चीज है। मतलब आदमी लोग को औरत से वो डायरेक्शन लेना बिल्कुल आता ही नहीं है। मतलब स्पेशली अगर आप जिसको स्टेम बोलते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, स्टेम सेक्टर्स में,
तो कोई मतलब औरत के लिए रिस्पेक्ट बहुत कम है वहाँ पे, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड, जैसा कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह होते ही हैं, वैसा रहता है एटमॉस्फेयर। और उसमें इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक औरत को वहाँ पे हर रोज़ दिखाना पड़ता है कि हाँ, मुझे ये काम आता है, हाँ, मुझे ये काम आता है। मतलब इसके बारे में एक XKCD कॉमिक्स का बहुत अच्छा कॉमिक है कि एक आदमी ने ना व्हाइट बोर्ड पे लिखते हुए कुछ गलती करी, तो उसको दूसरा आदमी बोलता है, "यू सक एट मैथ", तुम्हारी मैथ्स बहुत खराब है। और फिर नेक्स्ट पे दिखाते हैं एक औरत ने वही गलती करी, तो उसको बोलता है, "विमेन सक एट मैथ", औरतों की मैथ्स खराब होती है। तो बायस इतना ज़्यादा है कि अगर आदमी गलती करे तो उस आदमी की गलती है, अगर औरत गलती करे तो सारी औरतें ही गलत हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका हो जाता है एकदम ब्लैंकेट लेवल पे डिस्क्रिमिनेट करने का। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको हर समय मेल ईगो के बारे में सोचना पड़ता है कि भई कोई आदमी मेरे से नाराज़ तो नहीं हो रहा है, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं उसकी ईगो हर्ट कर रही हूँ। तो हर समय प्लीज़, थैंक यू, कैन यू, विल यू, रिगार्ड्स, ये करता रहना पड़ता है। मैं एक पोस्ट इस पे लिखूँगी कि ईमेल कैसी लिखती हैं औरतें। बहुत फ़र्क है, पता है? जैसी औरतें ईमेल लिखती हैं और जो आदमी ईमेल लिखते हैं ना, मतलब मैंने खुद देखा है, मेरे और मेरे कॉलीग्स में, मेरी टीम में एक जेंटलमैन थे जो मेरे लेवल पे, हम दोनों सेम थे। वो ईमेल भेजते थे, मीटिंग इज़ एट 5 PM, प्लीज़ अटेंड। मैं लिखूँगी, डियर सर, we are sorry for the change in the meeting because due to unforeseen circumstances we had to change, please accommodate, it is at 5 PM, let me know if you need anything। मतलब इतना ज्यादा अपॉलॉजी और बिल्डअप के साथ कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए अगर मैंने लिख दिया ना सच में मीटिंग इट एट 5 PM, तो वो लोग बोलेंगे कि यार कितनी बदतमीज तरह की औरत है, कितनी कर्ट तरह से ईमेल भेजी है। तो आपको 50 तरह से, तो इस तरह से पूरा माइनफील्ड एक है कि आपको इधर-इधर ईगो मैनेज करते रहना पड़ता है। वहां भी मेंटल लोड हो गया, मतलब हाँ, वो भी एक अलग मेंटल लोड। ठीक है, नहीं ठीक है महिमा, बहुत बहुत कुछ सीखने मिला और मुझे तो लगता है ये हम लोग और 1 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को 1.5 घंटे से ज्यादा सुनेंगे नहीं ये एपिसोड। लेकिन और भी टॉपिक्स हैं जिसकी मैं सब लिंक्स हम लोग इस शो नोट्स में डालेंगे। जैसे आपने कहा है, हम लोगों ने तो वेतन भत्ते वाले काम करने वाले औरतों की बात की, लेकिन स्टे एट होम मॉम्स जो हैं वो तो एक तरीके से अपने पार्टनर के जीवन को सब्सिडाइज ही कर रही हैं और काम कर रही हैं। तो उसके ऊपर भी आपका जो पोस्ट है, और कैसे आपने लिखा है कि परिवार में अगर मृत्यु हो तो उसमें भी भेदभाव होता है, मतलब वो भी नहीं छोड़ते लोग, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छा पोस्ट है। तो वो भी हम शेयर करेंगे और श्रोताओं को बोलेंगे कि पढ़ें। और मैं शायद ये भी कहना चाहता हूँ महिमा, आपने जैसे शुरुआत में ही कही थी बात कि बहुत सारी चीजें जो है ये शायद द्वेष की वजह से नहीं है पर अज्ञान की वजह से है। और आप जो ये काम कर रही हैं वो अज्ञान, अंधकार मिटा रही है। और बहुत आपका जो लिखने का अंदाज है और जो टॉपिक्स आप चुन रही हैं उससे बहुत बहुत फायदा हो रहा है, और मैं तो पढ़ता हूँ हमेशा और काफी लोगों को रेकमेंड भी करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया महिमा, आप आई और आपने अपनी कहानियां बताई, आपने जो कहानियां सुनी है वो बताई। बहुत लाभदायक होगा ये एपिसोड हमारे श्रोताओं के लिए, तो शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए प्रणय, सौरभ। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I would like to thank the sponsors of the network this week, Cred, Ciet, and PayPal. Thank you so much. You make everything possible. Before I recommend a couple of episodes, I just wanted to quickly talk a little bit about Ankush Champanerkar. Ankush was a team member who we lost due to COVID-related complications. He was a really fun guy, and I wish I knew him better than I got to know him in the short time he was with us. But I hope that you can remember him in your thoughts and prayers.
Also, quick reminder about Pod for Change, the initiative set up by the podcasting community, along with Give India, the NGO partner. You can go to tinyurl.com/podforchangeindia, and I'm sure that it would be much appreciated, any donations that you could give. With that, let me quickly give you a couple of highlights from this week. Aditi Mittal was on Cyrus Says. Great episode. Do check that out. On the Habit Coach, Ashton talks about using the word impossible and suggests some better alternatives. On Advertising is Dead, Varun was joined by Harsh Lal, the co-founder of the Soul Store. On This Round is on me, Gauri talks to Pankit Desai, who is the co-founder and CEO of Secure Tech. And finally, I'd like to mention that we have a new show called Tere Mere Raste, hosted by Keshav Chaturvedi. This time it's a trip to the beautiful blue city of Jodhpur, but every week he's going to tell you about his travels as a photographer. It's really well put together, really well done. I couldn't be more excited about the show. Please do definitely check that out. And with that, I hope we see you again next week. Namaskar, dear friends. My name is Ashish Vidyarthi. Life, as you know, is a journey. And you and I, travelers, how can we celebrate this travel? I have a podcast for you, Begin the Journey. I share stories and moments from my life. Do tune in every Monday and Thursday to listen to my podcast on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. Cheers.